बेस्ट इक्वेशन अभी ये है कि एक्चुअली पैडी पेमलेट और इलिया की राइवलरी पहले भी चल रही थी, तो अब ये है कि जिस तरह पैडी पेमलेट जीता है और उसने कॉल आउट भी किया है टॉप 5 कंटेंडर्स को, उसमें इलिया का नाम भी लिया है, तो आई थिंक यूएफसी वुड ट्राई टू मेक अ डील बिटवीन पैडी एंड इलिया। डेना अंकल जो है एक दफा रूल क्यों नहीं बना लेते कि भाई आप अगर टाइटल हारते हो एक आपको रीमैच मिलेगा, आप अगर मुंह उठा के जा रहे हो अगली वेट डिवीजन में तो आपको फॉरन से टाइटल नहीं मिल जाएगा। एक दफा रूल बना के खत्म क्यों नहीं करते? रीमैच भी तब ग्रांटेड होता है जब आपने पूरी डिवीजन को क्लियर किया हो। जितनी नाइंसाफी टोनी के साथ इसमें हुई है ना, आई थिंक किसी के साथ नहीं वो हुई। जीते जा रहा है, जीते जा रहा है, टोनी जीते जा अपने रहा है। प्राइम का वो फाइटर था जिसके खिलाफ, जिसके ऊपर बेट लोग करते थे कि ये वो फाइटर है जो खबीब को भी हरा देगा। तो साइन में इस तरह तो उसको भी डाल दो लिस्ट में। मैगोमेट एनक्लेव के साथ भी बहुत नाइंसाफी हुई। इलिया टपोरिया है यार, ये इतने चौड़े में घूम रहे हैं और इनका अगर बैकग्राउंड आप देखो तो ही इज ऑलरेडी वेरी रिच। इन्होंने टाइटल जीता फेदर वेट का, उनको उसको डिफेंड भी नहीं किया, उसने चांस भी नहीं दिया इवन एलेक्स को रीमैच करे। मतलब इस तरह की अगर प्रैक्टिस चलती रहेगी यूएफसी में आगे जाके कि कोई बंदा है बड़ा कूल बन रहा है और यू नो, तो ये तो बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म आपकी बू नहीं आ रही आपको ओवरऑल? नहीं, अभी पता है क्या हो रहा है, डेना वाइट देख रहा है पैसा सिर्फ। डेना अभी पूरी दुनिया क्या चाहती है, तो इलिया पैसा हारे। देखते देखते तो फिर वो गेम ही खत्म कर देगा। जो मेन फाइट जिसके ऊपर आप अपकमिंग फाइट है वो हमजा और ड्रिकस की आने वाली है, वो ऑलमोस्ट अनाउंस हो चुकी है। क्या बोलते हैं उसमें क्या होने वाला है? ये कि पहले राउंड में तो वो किंग है। अगर 3 राउंड के बाद जाती है, मेरा तो प्रेडिक्शन ही एनीवन्स है, बट अगर 3 राउंड के अंदर है तो हमजा यार अगर 5 राउंड पे जाती है ना तो ये पॉइंट्स पे ड्रिकस जीत जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि रेसलिंग जो है वो चौथे पांचवें राउंड में, अगर पहले राउंड में नहीं कर पाया रेसलिंग, चौथे पांचवें राउंड में कुछ भी नहीं कर सकता रेसलिंग वो। और नॉकआउट हमजा की नहीं है, हमजा की रेसलिंग है यार। हमजा नॉकआउट कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, उम्मीद है आप होंगे ठीक ठाक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एमएमए घंटा। आप लोग सोच रहे थे मैं आप लोगों को भूल गया, मेरे एमएमए के फैंस। नहीं भाई, ये शो चलता रहेगा। पहली एपिसोड हमने की और दोबारा वैसा मौजूद है स्टूडियो में एक दफ़ा फिर हाजिक चांडियो एंड सरमद अली अब्बासी। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक, आप सुनाएं। नाम सही आपको बता दिया ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप बड़ी किटिंग में लग रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? अभी तो मैं जिम से आ रहा हूँ, वर्कआउट करके आ रहा हूँ। अच्छा, हाँ, 15 राउंड स्पारिंग मारी? 15 राउंड स्पारिंग की, उससे पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की थी। कोई फाइट आने वाली तुम्हारी अभी? फाइट नहीं, रेगुलर ट्रेनिंग तो चल रही होती है, लेकिन जिम में दूसरे बॉयज़ की फाइट हो रही होती है तो उनके लिए उनके साथ मैं समझो प्रिपेयर कर रहा होता हूँ। तुम एक फाइट भी तो कराने वाले हो, फाइट नेट? हाँ, फाइट नेट इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ है वो आपसे बस डिस्कशन करेंगे उसकी। और उसमें होगा क्या, किस तरह की फाइट्स होंगी? उसमें ये कि हम ऑल कराची टाइप का इवेंट करने वाले हैं इंशाल्लाह, ये हमारा प्लान है। हमारे पास टीम एसी स्पॉन्सर है इसमें और K7 इसको लीड कर रहा है इस इवेंट को। और इस तरह के द जॉइंट प्रोडक्शन वो हमारे साथ कोलैब करेगी और इसमें एक इंशाल्लाह एक अच्छे लेवल करेंगे कि कराची ने इस टाइप की प्रोडक्शन इंशाल्लाह इतने छोटे मार्जिन के इवेंट में नहीं देखा होगा। नहीं इंशाल्लाह बहुत टाइट इवेंट होगा। मुझे बताओ इसमें कौन सी वेट क्लासेस होंगी? इसमें हम हर वेट क्लास के मतलब हम ये देखेंगे कि अच्छे फाइटर्स मिले हमें। उसमें फिर ये हो ना कि वेट क्लास ऊपर हो लेकिन फाइटर अच्छा नहीं होता तो मज़ा नहीं आता। हम ये पिक करेंगे अच्छे प्रोफेशनल फाइटर्स हो जो लगे कि एक फ़ाइट हो रही है अच्छे लेवल की। लाइट वेट से अबव? लाइट वेट से अबव, लाइट वेट फ्लाई वेट से स्टार्ट करेंगे। हर कैटेगरी के एक ना एक हम फाइटर डालेंगे, उसमें एक फाइट डालेंगे। चलो इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। अच्छा यार UFC 314 पे आते हैं। असमद आप बताएं कैसा रहा मेन इवेंट आपके ख्याल से? ओवरऑल मतलब इवेंट के बारे में बताएं। ओवरऑल इवेंट पूरा ही बहुत अच्छा था। सारी फाइट्स इस वक्त 8 फिनिशेस हुई हैं इस इवेंट के अंदर। एंड फर्स्ट उसमें मुझे जिस फाइट के बारे में बात करना है वो है डोमिनिक रियस। डू यू रिमेंबर हु? या आई रिमेंबर हिम। या व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट हिम? कमबैक मार दिया उसने फाइनली। कमबैक मार दिया। कितनी फाइट हारने के बाद जीता है? नहीं, 3-4 फाइट था बीच में हार गया था, जॉन जोन्स इंक्लूडिंग। हाँ, अब ये तीसरी उसकी विनिंग स्ट्रीक चल रही है, तीनों नॉकआउट किए उसने पहले राउंड में। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ ये बोलना चाह रहा था, जैसे हम ये लिखा हुआ है इसमें, आप यू कांट विन इन लाइफ अंटिल यू आर लूजिंग इन योर माइंड। सो ही एक्चुअली लॉस्ट टू जॉन जोन्स, नॉट वो एक्चुअली वो लोगों के नज़रिए से जीत चुका था, ठीक है। उसको वो हार दी, उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, उसके बाद वो लूजिंग स्ट्रीक पे आ गया। ही वॉज वो क्या नाम है अपनी रिटायरमेंट तक के बारे में बात करने लग गया था। बट अभी तक बुढ़ा हुआ भी नहीं है वो। बुढ़ा नहीं है साइकोलॉजिकली। तो ये मैं हाजिक मैं आपसे ये चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि माइंड कितना इंपॉर्टेंट है एज अ फाइटर। असल चीज़ ये है कि लोग फाइटिंग को इतना हल्का ले रहे होते हैं कि बस हाथ पांव चलाने और दूर से ये कमेंट करते हैं ये कर दे वो कर दे। आपको माइंड मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। ये सारी गेम हार्ट और माइंड की है। अगर आपकी मतलब ट्रेनिंग बहुत अच्छी है लेकिन आपके पास दिल नहीं है, जिगरा जिसको हम बोलते हैं, जिगरा नहीं है ना, फाइटर ही नहीं बन सकते। फाइटर बनने के लिए सब चीज़ों का एक मिक्सचर होता है, दिमाग का, आपके हार्ट का, फिर आके ट्रेनिंग आती है। मतलब आप मेंटली एक्सेप्ट करोगे कि मुझे पता है बंदा मारेगा और मुझे उसको मारना है दोबारा, तो आप जीतते हो। सही है। ये नहीं कि आप जाओ आप दिल ये सोचो कि नहीं मैं बिना मार खाए जीत जाऊँ, इस टाइप की चीज़ें। तो मेंटली आपको बड़ा स्ट्रांग रहना पड़ता है, आप सारी चीज़ ही मेंटली जीतते हो।
तो अगर हम इसको परसेंटेज वाइज ब्रेक डाउन करें कि स्किल, नॉलेज और आपका माइंड, तो इन सब चीज़ों में कितनी परसेंटेज माइंड रखता है, कितना स्किल रखता है, कितनी नॉलेज रखती है? देखें, स्किल होगा लेकिन आपके दिल में डर होगा हारने का, तो आपके फ़ायदा नहीं उस स्किल का। ओके। तो मेंटली आप स्ट्रांग हो गए और आपके स्किल इतने अच्छे भी ना हो तो आप जीत सकते हो, क्योंकि आपको एक बिलीव होता है अंदर ना कि मैं जीतूंगा, मुझे करना है कुछ। एक आपको इनसाइड एक आग लगी होती है कि नहीं मुझे जीतना है हर हाल में, हारूं ही। आप उसकी DDP की मिसाल ले लें, स्किल नहीं उसका, मेंटली बहुत स्ट्रांग है। ओके। तो आपके सामने हर कोई बंदा क्रिटिसाइज कर रहा होता है, ऑकवर्ड है ना, उसको किक मारने आती है, किक कहाँ जाता है, हाथ कहाँ जाता है, रेसलिंग भी उसकी अजीब है, टेक डाउन भी अजीब है, लेकिन वो जीत जाते हैं किसी तरीके से, ऑकवर्ड है। इसी तरह मतलब 2-3 फाइटर्स और हैं जो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, आप देखोगे आप बोलोगे तो फाइटर ही नहीं है, लेकिन जीत जाते हैं। उसमें एक आ गया पैडी पिम्बलेट, देखें, ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो बस मैं डोमिनिक रेयस की अगर हम साइकोलॉजी को देखें तो ही हैड कॉन्फिडेंस, ही हैड एवरीथिंग बिफोर गोइंग इनटू द जॉन जोन्स फाइट। क्या हुआ उस फाइट में, उसके साथ गलत हुआ, क्या हुआ, तो वो मेंटली ब्रेकडाउन हो गया, क्या हुआ? आप एक एज अ फाइटर इसकी साइकोलॉजी को बता सकते हैं? इसमें ये होता है ना, आप अपनी मोटिवेशन खो देते हो। जैसे मैकग्रेगर है, हाँ। अब आप देखो, बोलते हैं जैसे उसको लेफ्ट हैंड है, किसी के पास नहीं, लेकिन वो अब लैंड नहीं कर पाता वो लेफ्ट हैंड, क्योंकि मेंटली क्या वजह है उसकी? वो मेंटली उसको पता है ना मुझे कोई अचीव करके क्या मिलेगा, मैंने सब अचीव कर लिया। वही मैकग्रेगर 28 साल का था, सबको उड़ा रहा था। अब वही बात है कि पीक पे अपने था तो उसके एक लैंड करना होता था उसने, दूसरा वो मतलब फाइटर मांगता ही नहीं था। एडी एल्वारेस के साथ क्या किया उसने, मतलब आप देखो उसको भी तो उसने एक ही पंच से मारा था, कौन था वो? होजे आल्डो अपना मतलब फेदरवेट का ग्रेटेस्ट ऑल टाइम है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उसका, लेकिन उसने मेंटली उसको इतना मतलब आप सोचो ना, उसको तंग किया इतना, उसका मतलब पोस्टर फाड़ के खा रहा है, मतलब उसको मेंटली हरा दिया था। और यही सब चीजें उसने खबीब पे भी की, लेकिन क्राइम में था, क्राइम में था। खबीब के टाइम पे नहीं, तो मोटी चर्बी है, सुना नहीं उसने उसकी? नहीं सुना उसने बहुत कुछ, उसने वो एब्जॉर्ब कर रहा था और सब उसने लीश आउट किया मैच खत्म होने के बाद। लेकिन बात सारी है ना, जैसे ही उसने मैवेदर की फाइट की, $100 मिलियन उसको मिला, उसके बाद उसकी मोटिवेशन खत्म हो गई, वो नशों में लग गया, पार्टीज में लग गया। यही मैकग्रेगर 100 मिलियन से बिग अमाउंट यार, बिकॉज़ एक्चुअली नशों में वो पहले भी था, शराब तो बहुत पीता था वो, लेकिन ओकेजनली इतना नहीं था, मतलब कल्चर टू गेट 2 मिलियन फॉर अ पेपर व्यू, प्लस वो जो एक कमीशन होता है ना कि अगर हेडलाइन आप कर रहे हो तो $5 पर बाय समथिंग लाइक दैट, वो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट में था। 2 मिलियन 1 मिलियन उसको मिलते थे पेपर व्यू के, कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द फाइटर वो भी बहुत ज्यादा है। अभी मैं सामने मेवेदर की फाइट में शायद 100 मिलियन मिले थे। अभी मेरे सामने वो जो 314 के एस्टिमेटेड टोटल पे आउट जो है, डोमिनिक रेस की आपने बात की है, फाइट वो जीत तो गया बट $161,000 मिले उसको, कुछ भी नहीं है। एंड यू नो हाउ वो किस तरह जीता है, उसी तरह जैसा होजे आल्डो। तो मैं यही कि उसकी आई थिंक साइकोलॉजी का मसला था, स्किल लेवल ऑलरेडी देयर था, और उसने जॉन जोन्स की जो हाल किया था वो बहुत अनफेयर डिसीजन था, UFC की हिस्ट्री के अंदर वन ऑफ द मोस्ट अनफेयर। तो आई थिंक जो अब उसका कमबैक हुआ है और जो जिस तरह उसने कमबैक किया 3 लगातार फाइटें, वी आर लुकिंग एट द न्यू अपकमिंग चैंपियन ऑफ लाइटवेट। तुम्हारे ख्याल से वो मैगोमेड को निकाल सकता है? मैगोमेड को करंट फॉर्म में वो ओवरऑल फाइटर है, वो अच्छा फाइटर है, रेसलिंग अच्छी है, नॉकआउट पावर भी है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि काउंटर स्ट्राइकिंग का स्किल है ज़्यादातर MMA फाइटर्स के। अच्छा, उस पे आ जाते हैं काउंटर स्ट्राइकिंग पे। याद है हमारी लास्ट पॉडकास्ट में हम ये बात हुई थी कि ज़्यादातर किक बॉक्सर्स फ्रंट पे लड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, बैकवर्ड नहीं करते। ये स्किल हमने डोमिनिक रेयस में देखा, ये स्किल हमने कॉनर मैकग्रेगर में देखा। तो बेसिकली किक बॉक्सर्स में काउंटर स्ट्राइकिंग की कैपेबिलिटी कम होती है क्या? उसके ऊपर जरा आप हाईलाइट कर सकते हैं? इस पे डिपेंड करता है फाइटर के स्टाइल कैसा है। अगर कोई फाइटर हो जिसको अटैकिंग भी आता है और बैक फुट में लड़ना भी आता है तो समझे वो बड़ा खतरनाक फाइटर है। सही है। वो आपको मेंटली मतलब पागल कर देगा, वो आपको चढ़ाई भी करेगा, आप उसको मारोगे पीछे हट के फिर मारेगा आपको। सही है। तो ये बड़े स्किल, जैसे मैकग्रेगर था वो बैकफुट में बहुत अच्छा लैंड करता था, पीछे एक हटता था, क्रॉस वो लैंड हुआ, वो पीछे हटा, उसने अपना काउंटर लैंड किया। तो इस टाइप के फाइटर होते हैं। इसमें नॉकआउट का रेशो ज़्यादा होता है क्योंकि सामने वाला फाइटर अपनी पूरी फोर्स के साथ आगे आ रहा है आपके, आप डॉज करके आप काउंटर करके उसको मार रहे हो तो वो दोनों फोर्स मिक्स हो गए बनिस्बत एक फाइटर खड़ा हुआ उसको पावर से मारो। अगर अब देखो कि बंदा आ रहा है, उसकी फोर्स आ रही है, आप उसकी फोर्स को काउंटर करके लैंड कर रहे हो, तो वो ज्यादा डेंजरस होता है। तो आपके कैरियर में कोई इस तरह के फाइटर आया है और आपने कभी फेस किया इस तरह? बिल्कुल, मेरी क्वेटर से फाइट हुई थी 2020 में, उसने मुझे किक मारी, मैंने किक ब्लॉक की और मैंने पंच लैंड किया वो नीचे एक ही पंच पे। तो वो काउंटर था? काउंटर था वो। काउंटर तो यार अभी वी यूज्ड टू प्ले गेम्स बचपन में, अभी भी WWE की गेम होते हैं ना कि वो आपको काउंटर मारना होता है, उसके अलावा तो मैच आप जीत ही नहीं सकते। काउंटर तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, काउंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिक लेवल पे भी लगी है ना। मैवेदर को देखें, सब फ्रस्ट्रेट इसलिए होते थे, बैकफुट पे जाता था, आप मारो वो यूं करके फिर मारता था, तो वो मेंटली बंदा पागल हो जाता है। मैं करूं क्या इसके साथ? says that ना precision beats timing। हां, precision beats timing, something like that, speed beats
प्रिसिशन के ऊपर था उसका एग्जैक्टली कि स्पीड से भी था। अच्छा, कमिंग बैक टू दैट ना, अब मैकग्रेगर पे आ जाते हैं। आप लोगों का जो, आप लोग उसको काफ़ी गुरु समझते हैं, राइट? समझना सब कुछ चाहिए। ठीक है, बट आप ऐसा स्टार तो था वो गुरु, स्टार तो था, ठीक है, जैसे यूएफसी के ऊपर लाने वाला मैकग्रेगर सही है। यूएफसी में आप मेरा उसका वेन देखें ना, आप उसके वेन देखें, जो एक था वेन में कितना क्राउड था उसका, सही है। बट किस हद तक आप उसको अपनी पर्सनल लाइफ में भी इंटीग्रेट करते हैं? अब मैं इस पे ज़रा कुछ हाईलाइट कराना चाहूँगा। मैंने अब्दुल्ला की पूरी फाइट और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, राइट? एंड वो जो कराटे कॉम्बैट की पहली फाइट जो फेस ऑफ था, उसमें अब्दुल्ला ने आते ही साथ उसको धक्का दिया, अनप्रोवोक था वो, ठीक है, धक्का दिया। उसके बाद फिर भी उस बंदे ने आगे हाथ अपने आगे लेके आया, अब्दुल्ला ने फिर से धक्का दिया और उसको बोलता है आई विल नॉक यू आउट। तो ये साइकोलॉजी, ये टैक्टिक्स हैं, ये साइकोलॉजी है, या इसके पीछे कोई वो है? क्योंकि या तो आप या सेलिंग पॉइंट के लिए अच्छा है। आप मुझे बताओ कि जैसे खबीब भी था, वो डिफरेंट उस लेके आता था। तो इफ़ यू आर हम्बल इनफ, अगर आप फिर उसमें एक और एलिमेंट भी आता है, अगर आप हार जाते हो then you become a meme and you become a trolling factor. And for example हम इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे थे, इस तरह की चीज़ इंडिया पाकिस्तान के मैच में हो जाए, इतना हम मतलब फॉर एग्जांपल हम बहुत चौड़ा बन के गए, बहुत सब कुछ किया और हमें पड़ गया और ऐसा कुछ हो गया, तो फिर क्या? यार वेन में तो मसला नहीं है, वेन में आप करो, अगर आप स्टेटमेंट पास नहीं करो, जैसे अंशुल जुबली ने जो बिल्कुल स्टेटमेंट पास कर दी, मैं उसको कर दूंगा। अभी जैसे उसकी स्टेटमेंट आ गई है, क्या नाम है उसका, इलिया टुपुरिया, कि मैं खबीब के सामने उसको सबमिट कराऊंगा, जो उसका सबमिशन फेवरेट सबमिशन है वो करूंगा। एग्जैक्टली। देखो एक बात है ना, अब टुपुरिया जो कर रहा है ये चीज़, मैं मैकग्रेगर पे आऊँगा, कुछ हो या ना हो, लोग इस स्टेटमेंट की वजह से पेपर व्यू खरीदेंगे। लोगों को पता है इसने उंगली की है। अब अगर वो बोले ना मैं अच्छी फाइट करूंगा, बस ये कि अस्सलाम वालेकुम, कोई नहीं देखेगा। जैसे खबीब था मैकग्रेगर से पहले, अब मैकग्रेगर की क्यों फैन है? खबीब की कोई फाइट देखना नहीं चाहता था, सब बोलते थे बोरिंग है। वो मैकग्रेगर उसको लेके आया, उसने मैकग्रेगर ने उसको उंगली की, तब जाके तो वो मतलब एक आग बरसी ना, एक आग निकली उसके अंदर। मैच के बाद वो जो जम मारी उसने, तो वो देखो हारो जीतो आपने अचीव कर लिया, आपको डबल पैसे मिल गए, 3 गुना ज़्यादा पैसे मिल गए। अब अब्दुल्ला पे आते हैं। अब्दुल्ला मोस्ट वायरल निकला ना उसकी जो थी रील, अगर ये अब्दुल्ला ना करता, अब्दुल्ला बोलता अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मुस्लिम ब्रदर्स विल शेक हैंड, ये अदर फाइटर वाज आल्सो मुस्लिम, टर्किश तो वो बोलता अस्सलाम वालेकुम अल्लाह, तो मतलब कोई नहीं देखता उस चीज़ को। तुम उंगली करोगे तो आप वायरल होगे, लोगों को यही देखना है, सीधी बात है। मतलब तुमने ना वेन वो वाला नहीं देखा जो शाहजेब रिंद का हुआ था, जो इंडियन उसमें तो चंबा भी टिकाया था, उसमें भी अब्दुल्ला खड़ा हुआ था बीच में। अच्छा बात ये, जब तक अब्दुल्ला ने उसमें भी, जब तक अब्दुल्ला ने बातें नहीं की थी, सब सही जा रहा था। अब्दुल्ला ने थोड़ी सी मतलब माइक उठाया, अब्दुल्ला ने मतलब थोड़ी बहुत बातें की, मतलब थोड़ा सा क्यूरियोसिटी जो थी अब्दुल्ला के अंदर, उस सादे की बैठे हुए सारे, अब्दुल्ला ने उंगली की, उसने रिएक्ट किया, दूसरे वाले नेबर ने मारे, फिर शादिब ने रिएक्ट किया, फिर रिएक्शन से रिएक्शन बना, उसने थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ मारा तो वायरल हुआ, तो जाके मतलब अचीव कर लिया दोनों ने। अच्छा, लेकिन उससे पहले ना जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें इंडियन ने उंगली की थी, गाली देने के शुरू की थी। यहाँ पे तो बिल्कुल लगा जैसे वो बेचारा बिल्कुल ही हम्बल था दूसरा वाला, और अब्दुल्ला ने उसने हाथ भी आगे बढ़ाया धक्के के बाद, फिर भी अब्दुल्ला उसको कहता है आई विल नॉक यू आउट, और फिर बेचारे उस फाइटर के साथ हुआ भी फाइट। तो डेना वाइट का भी तो यही मसला है, डेना वाइट भी तो यही कह रहा है कब से कि यार आप इतने सारे अगर आप पॉइंट्स पे लेके जाएंगे, बिलाल मोहम्मद की एग्जांपल ले लें, क्यों वो इनफेमस है, डिस्पाइट द फाइट इज अ वेरी गुड फाइटर, अभी मतलब बहुत सारों को भी कंप्लीट फाइटर है वो, सही उसे फिनिश नहीं हो पा रहा, जो भी मसला है, जो भी इसकी फाइट्स हो रही बोरिंग हो जाती हैं। लियोन एडवर्ड्स वाला भी एक स्टिंकर था ऑनेस्टली, सिवाय उसके जो आखिर में 100 सर पे गिराया था, वो जब लैंड हुआ था। तो फाइट तो आपको बेचनी है ना, इवेंचुअली जो एंटरटेनमेंट है, क्योंकि लोग फड्डा देखने नहीं आ रहे, लोग बाकी चीजें भी देखने आ रहे हैं। स्टिकलैंड की मिसाल ले लो, एल फाइटर है, लेकिन बातें ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं क्या डायनामाइट लेके घूम रहा है, आई नॉक यू आउट, ये वो उंगली सबको करेगा। वो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा है ना, इज़ाल अडसानी को जो उंगली कर रहा था, दिस मैन हु नॉक्ड आउट दिस मैन इज द बेस्ट फाइटर प्रेजेंट हियर, मतलब उसने वहीं से तो वो अडसानी और उसकी परेरा की शुरू हुई, जो मतलब इसकी फाइट थी परेरा से। अगर वो ये स्टेटमेंट ना देता तो अडसानी परेरा को मतलब रॉन्ग प्रूफ ना करता, वो उसको अपॉर्चुनिटी ना देता। ये उंगली आप करते हो तो सेल होती है। तो बेसिकली दिस इज ऑल जस्ट अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। और दूसरी चीज है ना, आप हारो या जीतो, इट्स अ विन विन सिचुएशन। आपको पेपर व्यू डबल मिला, पैसे आपको डबल मिल गए। अब एक को बंदा $1,60,000 मिल रहा था, अब ये इलिया टुपुरिया उंगली कर रहा है, तो ये मिलियंस पे जाएगी ना, तो वो तो ऑटोमेटिकली 2-3 मिलियन छाप देगा। हारे जीते अचीवमेंट हो गई। और दूसरी बात है कि हाँ, बात ठीक है, इट्स अ विन विन सिचुएशन। अगर आपने मार्केटिंग इस तरह कर ली, आपने फाइट बेच दी, आपको पैसा मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप जीत गए, जैसे कॉनर मैकग्रेगर के हिसाब में हुआ था कि लोग कहते थे ही डज नॉट ओनली टॉक, ही वॉक द टॉक। तो वॉक द टॉक अगर आपने कर ली इवेंचुअली, तो
अच्छा जुबली कर लेता वॉक हाँ, डाउन तो फिर बहुत तो मतलब वो फिर तो अलग उससे बात बड़ा होती। फाइटर हम ही तो कोई नहीं तारीफ होता। कर रहे होते उसकी। सही है बट उसका देखें अगर उसका एक काउंटर अगर आप देखें तो फिर उन जो फाइटर्स का जो डाउनफॉल आता है वो बहुत बड़ा डाउनफॉल आता है। आप मैकग्रेगर ले लें या कोई भी ले लें, जब आता वो है क्योंकि डाउनफॉल वो इस वजह से नहीं आता ना, वो बाकी हरकतों से ऐसे आता है। बाकी सोशल मीडिया मीम और ये सब चीजें इन सब चीजों का भी इफेक्ट होता है ना। एक और चीज़ है ना, अगर मीम ना बने तो मैकग्रेगर वायरल ही ना हो। अब मैकग्रेगर सिर्फ बोले कि मैं मतलब एक बैड बॉय अगर प्ले ना करे तो कोई नहीं देखेगा उसको, मीम उसके लिए विन विन है। इन दी एंड मैं इस बारे में सिर्फ यही बात करूंगा। नहीं इसमें चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। देखो तुमने कॉर्नर की एग्जांपल दी, आप पीछे चले जाओ, मोहम्मद अली को देख लो भाई। मोहम्मद अली क्या करता था उस ज़माने तो सोशल मीडिया में नहीं था ना, तो ही यूज्ड टू सेल द फाइट। आप सेल नहीं करोगे तो आप, अब उसने जब सेल भी किया साथ उसको स्किल्स के ऊपर भी काम था, वो डिसिप्लिन भी था, वो रिलीजियस भी था, वो हर चीज़ करता था। तो इवेंचुअली क्या हुआ, वो अपने गोल पे बिल्कुल उसका टारगेट था और वो अचीव कर लिया उसने। 3 दफ़ा वो हैवीवेट चैंपियन बन के उस ज़माने में ऐसा कोई था ही नहीं कॉन्सेप्ट कि भाई आप 3 दफ़ा टाइटल हारे, 3 दफ़ा टाइटल आपने ले लिया। तो ये अचीवमेंट तो है ना यार। बट मोहम्मद अली का एक ये भी था ना कि वो कभी एक लाइन को क्रॉस नहीं करता था। ट्रैश टॉकिंग अरे यार तुम्हारी सोच है, ऐसे सनी लिस्टन को क्या क्या बोला है उसने, बाकी फाइटर्स को क्या क्या बोला है भाई, क्या नहीं बोला भाई। ये मंकी लगता है, ये लगता है, ये लगता है मैकग्रेगर से ज्यादा। अरे मैकग्रेगर तो चलो बिल्कुल ही उस पे आ जाता है कि मतलब नस्ल उस पे आ जाता है, जात पात पे आ जाता है, बट इससे भी तो मोहम्मद अली ने उस टाइम के मुताबिक तो बहुत कुछ बोला है ना। ऊपर से ये भी देखो कि मोहम्मद अली वाज अफ्रीकन अमेरिकन, मैकग्रेगर वाइट, तो फर्क तो होगा भाई। अफ्रीकन अमेरिकन इस तरह बातें करेगा ना तो वो बहुत ज़्यादा, फिर उस ज़माने में रेशल मसले बहुत ज़्यादा थे ना, उसी वजह से तो वो वियतनाम वॉर में उसने इंडक्ट नहीं किया अपने आप को, उसको निकाल दिया। वो टाइम्स थोड़े डिफरेंट थे। ठीक है तो टू सम इट अप, वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन ऑफ बीइंग हम्बल and being cocky at the same time? Yeah, you should just focus on the fighting skills of the opponent. You should just not go for the religious point of view के family के ऊपर या religious के ऊपर ना जाए तो अच्छा है। बाकी आपने जो बजानी है उसकी बजाएं। ठीक है, स्किल्स पे और उस पे बजाएं, उसकी हरकतों पे बजाएं, उसकी पिछली फाइट पे बजाएं, उसके लुक पे बजाएं। बाकी उसकी फैमिली रिलीजन को ले आएंगे तो फिर खबीब वाला हाल होगा जो खबीब ने किया था हाल उसका। अच्छा, उसी चीज़ से मैं रिलेट करूंगा। आपने उनकी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी टोनी फर्गूसन वर्सेस खबीब की? उसमें लिटरली स्किल के ऊपर था, लेकिन जो एक दूसरे की बजाते थे वो दोनों, वो वन ऑफ द बेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वो फाइट कभी फ्रूटेशन में नहीं आई, लेकिन आई थिंक वो इतनी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी क्योंकि स्किल और उसी लेवल पे बात होती थी, उनकी इंटेग्रिटी पे, बट कभी रेशल नहीं हुई ना कभी उस लाइंस को क्रॉस किया। अच्छा, एक दफ़ा खबीब से किसी ने पूछा था कि यार इसके मेंटल मसले चले, तो खबीब ने मना कर दिया था कि लेट्स नॉट गो देयर। जो खबीब ने लाइन मेंटेन की हुई है भाई, वो अपने बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो खबीब एक डिफरेंट फाइटर है, वो मतलब वो कहते हैं ना लास्ट स्टेज की बला वाला स्टेटस है। अब उसको तो बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो भाई अब एक ही राउंड हारा है पूरे कैरियर में, वो भी मैकग्रेगर से हारा है। ठीक है, एक ही राउंड हारा है ना, वो तो डिफरेंट फाइटर था। फर्गसन जैसे फाइटर होते हैं, गेजित होता है, डस्टिन पोरियर ने एक दफ़ा उसको मदरफका बोल दिया था इस्लाम मकाचिफ को, तो उसने बोला हमारे मुल्क में ये चीज़ लिटरली ली जाती है, तो वो चुप हो गया, सॉरी बोला उसने मैच के बाद। लेकिन बात सारी है, खबीब को देखा जाए मैकग्रेगर से पहले खबीब एक स्टार नहीं था, वो बना ही मैकग्रेगर के बाद। अगर मैकग्रेगर ना होता तो मेरे ख्याल से खबीब इतना हाईलाइट ना होता। वो एक मतलब नॉर्मल फाइटर की तरह अच्छा फाइटर है, नो डाउट, मतलब कभी नहीं हारता, मतलब आप उसको 29-0 रिकॉर्ड है उसका, लेकिन वो स्टारडम ना मिलता उसको अगर मैकग्रेगर से ना लड़ता। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों से 314 पे आ जाओ ना, फाइट्स पे आ जाओ। ठीक है, फाइट्स पे भी आ जाते हैं, लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग एमएमए के दोनों फैंस भी हैं और एमएमए आपका तो प्रोफेशन भी है। 3 फिल्में हैं एमएमए के ऊपर। एक आपने वो देखी है बॉर्न अ चैंपियन? नहीं, बॉर्न अ चैंपियन नहीं देखी। वॉरियर देखी है? वॉरियर देखी है। ठीक है, तीसरी नेवर बैक डाउन। नेवर बैक डाउन, नेवर बैक डाउन कब की? आई वुड रिकमेंड आप ये तीनों फिल्में देखें, खास तौर पे एक वॉरियर। अच्छा, वॉरियर इज अ वेरी गुड फिल्म, ठीक है, एमएमए पे। अच्छा, अब मैं एमएमए से इसलिए वो उस मूवी को मैं ब्रॉट अप कर रहा हूँ, वजह ये है कि उसमें इमोशनल एस्पेक्ट बहुत दिखाया है कि एक प्राइज़ होता है जिसके लिए दोनों इन दी एंड इवेंचुअली 2 भाई लड़ रहे होते हैं। आप दोनों भाई भी प्रोफेशनल फाइटर्स हैं। कल को ऐसी सिचुएशन आप लोगों के ऊपर आ जाती है and you are fighting for a title or for a prize and you are the contenders for it. How would you approach that fight? नहीं यार, हम तो कभी ना लड़ेंगे, मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि अच्छा, हाँ नहीं, सीधी भाई बात है, इन्होंने जो लड़ना होता है जिम में इतना लड़ लेते हैं, स्पारिंग वारिंग में वो चीज़ नहीं है। हाँ, क्योंकि अब ये होता है ना, मतलब आप बिल्कुल ही जीरो से आए, मतलब जैसे माइक टायसन आया था बेचारा, वो उसका एक गोल था। अल्हम्दुलिल्लाह हम मतलब अभी से मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़े ब्लेस किया और मतलब ये सिचुएशन नहीं आई कि मतलब जीतना ही जीतना, ये करना ही करना है। हम दोनों की अपॉर्चुनिटी, मैं बोल दूंगा यार मेरे भाई जीत जाए, कोई मसले वाली बात नहीं है, मतलब मेरे भाई किसी और से लड़ ले। अच्छा, इसी बात पे तुम्हारी
तुम्हारी बात पे ये स्टेटमेंट आई हुई थी उसकी, खबीब द ईगल नूरमगोडोव वैल्यूज ब्रदरहुड मोर देन बेल्ट्स, इस्लाम वांट्स टू मूव अप टू 170 बट we can't fight there because Bilal is there, he is a close friend to us, we can't put titles above relationships. The people suggesting it don't see it the same way. I would think it would be very hard to beat Bilal. He constantly moves around forward, that's just his style, his endurance is really good, is one of the most underrated experts in MMA today. तो मतलब वही ये बात कर रहा है कि जब इस्लाम का जो डबल बेल्ट का जो उसका ड्रीम है, बिकॉज वो एक ऊपर और डिवीजन जा नहीं सकता, वो 170 में लड़ सकता है, 185 में और वो मुश्किल ये होगा। भी कह रहा है कि बिलाल मोहम्मद को हराना इस्लाम के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन वो लड़ेंगे वैसे भी नहीं ना। वो हम लोग अंडररेट करते हैं, लेकिन जो उसका स्टाइल है, जो सब कुछ है, उसको हराना एक्चुअली आसान नहीं है। अच्छा, मेरा इसी से सवाल है, अभी जो मसला चल रहा है, टोपुरिया साहब ने बेल्ट छोड़ दी और एलेक्स वोल्कानोव्स्की वॉन द फाइट, फाइनली ही इज बैक अगेंस्ट द चैंपियन। बड़ी अच्छी फाइट थी, बहुत टाइट फाइट थी वो। उसके ऊपर हम आते हैं फाइट के ऊपर। मेरा सवाल ये है कि वो फेदरवेट का किंग बन गए वापस एलेक्स, उसके बाद टोपुरिया ने बेल्ट छोड़ दी, टोपुरिया आ गया लाइट वेट में, अब टोपुरिया इस्लाम को कॉल आउट कर रहा है, बातें किया जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा हो। अब बीच में बहुत सारे फाइटर्स हैं, अब जैसे डस्टिन पोरिया को इक्वेशन से निकाल दो, ही वुड बी मोस्ट लाइकली हैविंग हिज लास्ट फाइट अगेंस्ट मैक्स हॉलोवे एज अ बीएमएफ का टाइटल होगा। अभी अनाउंस फाइनल ऑफिशियल नहीं हुई, बट लोग कह रहे हैं होने वाली है, जून जुलाई में शायद होगी वो फाइनल फाइट होगी डस्टिन पोरियर की। और उसके बाद फिर वो भी बैठा हुआ है चांस के लिए, इसको रीमैच नहीं मिला आज तक, क्या नाम है उसका, चार्ल्स को रीमैच नहीं मिला ना टाइटल के लिए। और उसके अलावा आरमान जो था वो इंजर्ड हो गया, गेजी भी आ गया लाइन पे। हाँ, गेजी भी लाइन में आ गया है, आरमान खड़ा हुआ लाइन में, तो इतने सारे पैडी भी आ गया, तो हेवियर मेंडिस इंटरेस्टेड है पैडी में। तो आपके ख्याल से ये वो नहीं होगा थोड़ा जैसे तो जगह बाकी जो 5 है वो बोलेंगे नहीं, उसके उसका बेस्ट हल ये। अच्छा, एलिया का भी रिसेंटली इंटरव्यू भी मैंने कल 2 दिन पहले उसका इंटरव्यू आया, उसमें ये कह रहा है कि मैंने टाइटल विकेट ही इसीलिए की थी क्योंकि मुझे ये था, प्रॉमिस किया था मुझे डायरेक्ट टाइटल मिलेगा। खबीब मिलेगा, उसके बाप का राज चल रहा है क्या? अच्छा, खबीब और उसने मतलब उन्होंने यूएफसी से कोई उसने डील की होगी, कोई कुछ किया होगा, क्योंकि टाइटल उसने विकेट किया। अच्छा, खबीब का इसमें स्टांस क्लियर है कि जब तक वो लाइट वेट में किसी कंटेंडर या किसी से नहीं लड़ेगा, इस्लाम उसको चांस, क्योंकि इस्लाम ऑलरेडी 2 फेदर वेट्स को चांस दे चुका है, 2 दफ़ा दे चुका है। तो वो कह रहा है कि इस्लाम के लिए उसमें कोई शुबह नहीं है, इस्लाम वांट्स टू मूव अप, बट इस्लाम के और इस्लाम जब भी फेदर वेट को हराता है तो लोग यही कहते हैं इन दी एंड तुमने फेदर वेट को हराया, तुमने एक लाइट वेट को नहीं हराया। तो बेस्ट इक्वेशन अभी ये है कि एक्चुअली पैडी पेम्बलेट और एलिया की राइवलरी पहले भी चल रही थी, इन दोनों के दरमियान काफ़ी हो चुका है, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी हो चुका है, धक्कम धुक्की सब कुछ हो चुका है। तो अब ये है कि जिस तरह पैडी पेम्बलेट जीता है और उसने कॉल आउट भी किया है टॉप 5 कंटेंडर्स को, उसमें एलिया का नाम भी लिया है, तो आई थिंक यूएफसी वुड ट्राई टू मेक अ डील बिटवीन पैडी एंड एलिया। अगर उन दोनों में से जो भी जीतेगा वो इस्लाम से लड़ेगा। नहीं, व्हाट अबाउट अरमान, व्हाट अबाउट चार्ल्स करीम, अरमान का तो डैना को नहीं पसंद है, डैना ने कहा अरमान दोबारा आएगा लाइन पे, 2 फाइट्स कम से कम जीतनी है फिर अरमान आएगा। नहीं तो डैना ने मना किया, इस्लाम की भी गेजी से फाइट नहीं हुई, अरमान से दोबारा फाइट नहीं हुई, चार्ल्स को रीमैच नहीं दिया, तो आई थिंक देयर इज स्टिल सम काइंड ऑफ जॉब। तो अभी पीछे क्योंकि डैना वाइट अरमान 2 फाइट नहीं, 1 फाइट से भी आ जाएगा। जो मेन इस वक्त कंटेंडर्स है ना, जो उनको कह रहे हैं, वो एक गेची है और दूसरा चार्ल्स ओलिवेरा है। मेरे हिसाब से चार्ल्स ओलिवेरा को मिलना चाहिए। गेजीत को टाइटल शॉट मिल जाता अगर वो मैक्स हॉलोवे से इस तरह नॉकआउट नहीं होता, वो गलती हो गई ना। आई थिंक ज्यादा डिजर्विंग मेरे हिसाब से, बट लेकिन हेवियर मेंडिस जो है ना वो बोल रहा है कि रीमैच से बेहतर हम वी वांट टू ट्राई समवन न्यू। तो उनके जहन में है कि इसको तो ऑलरेडी मार चुके हैं, तो हम गेची पे जाएं। अब वो गेची और पैडी की तरफ हेवियर मेंडिस का फोकस है, इन दोनों में से कोई हो। मेरिट देखा जाए तो चार्ल्स ओलिवेरा को रीमैच दे दे यार, दे दे। और चार्ल्स ओलिवेरा भाई देखो, चार्ल्स को रीमैच देने का फायदा ये, चार्ल्स अगर हार गया ना रीमैच तो वो तो साइड पे हो गया, आउट हो गया, वो फॉर गुड हो जाएगा साइड पे, उसको फिर उससे भी लड़वाने की जरूरत नहीं एलिया से। बिल्कुल समझ रहे हो ना, वो एक आपकी फाइट करानी है, उसको आपने कर दिया साइड पे, गेट कीपर बन जाएगा। अरमान से चलो यार, वो उसके कंट्रोल में नहीं था, जामुन से तो कोई इंजर्ड नहीं होता, गलती उससे हो गई, जो भी हो गया, जो भी रीजन था। तो हुआ क्या था अरमान का? अब लोग बोलते हैं इसने पुल आउट किया है, अब रीजन नहीं पता लग रही। ज़्यादातर लोगों का ये कह रहे हैं कि वो पुल आउट उसने एंड वक्त में कर लिया, शायद उसे वेट कट के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत हैवी हो गया था वो, और फिर उसने अपने आप को कट डाउन किया तो वो डिप्लीट हो गया था, या मेंटली साइकोलॉजिकली ही थॉट ही वाज नॉट रेडी फॉर इस्लाम माकाचेव, क्योंकि बहुत ग्रैपलिंग हैवी और स्ट्राइकिंग हैवी दोनों फाइट्स होती हैं जो भी इस्लाम से होती हैं। फिर एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है, आप इस फाइटर से हारे हो तो यू हैव टू बी बेस्ट, अबव 100% से भी अबव होना चाहिए। हारा भी तो यार बहुत क्लोज हारा है तो यार, अब 5 राउंड की फाइट थी। हाँ, 5 राउंड की फाइट में एग्जॉस्शन और लेवल ज्यादा होता है, एक्सपीरियंस 5 राउंड की फाइट में नहीं, जब पहले इनकी फाइट हुई थी वो 3 राउंड की थी, वो 3 राउंड की थी। तो इस्लाम माकाचेव के पास टाइटलशिप एक्सपीरियंस और वो सब कुछ ज़्यादा है, और फिर वो आई थिंक 100% मेंटली तौर पे शायद नहीं था रेडी
और चला गया। मुझे तो ये लगता है क्योंकि आखिरी दिन पे बिल्कुल पुल आउट कर लेना, जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, इसकी वजह से डेना वाइट भी इज वेरी अनफॉरगिविंग टुवर्ड्स हिम, क्योंकि पूरा मेन इवेंट खराब हो गया। डेना वाइट से मैं बड़ा डिसअपॉइंट इस मामले में हूँ, जिस तरह से हैवीवेट चैंपियनशिप को जो होल्ड किया हुआ है, 2 साल से ड्रामा मच रहा है और बड़ा ज्यादती हो रही है उसके साथ यार। क्या नाम है उसका? टॉम एस्पिनल। क्या बोलते हो इस बारे में? बिल्कुल, जॉन जोन्स को मतलब अगर 6 महीने चाहिए तो मतलब आप अगर फाइटर हो तो आपको एक्टिव होना चाहिए, चैंपियन हो तो आपको सबसे लड़ना चाहिए। अब हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि मतलब पहले तो टोनी फर्गसन ने डिफेंड किया था अपना इंटरम चैंपियनशिप, गेची के साथ हार गया, गलती की उसने, वेट कर लेता खबीब का, जो खबीब ने पुल आउट किया था। इस अभी भी टॉम एस्पिनल ने भी डिफेंड किया है। अब इनको डिफेंड नहीं करना चाहिए। इंटरम चैंपियनशिप तभी होती है जब या तो चैंपियन इंजर्ड हो या किसी रीज़न की वजह से वो डिफेंड ना कर पा रहा हो। तो मेरे ख्याल से अभी जॉन जोन्स को साइड पे करना चाहिए, टॉम एस्पिनल को एक चैंपियनशिप फाइट दें। जॉन जोन्स को अगर 6 महीने चाहिए तो वो दोबारा चैलेंज करे टॉम एस्पिनल को, हाँ, टाइटल वेकेट कर दे बिल्कुल, वो टॉम एस्पिनल को डायरेक्ट टाइटल फाइट देनी चाहिए। नहीं तो इनकी फाइट हो क्यों नहीं रही मुझे समझ जॉन जोन्स वो है ना अंकल डेना का फेवरेट है। अंकल डैना का तो फेवरेट अंकल डैना तो भी गलत वो कह रहे हैं ना, गलत है ना, बायस्ड है बहुत। मैकग्रेगर के बस मुंह में नहीं लेता था वो बात, जब उस जमाने में था। सीधी बात है, हेट तो फिर सही मिलता है डैना को इस मामले में। तो टोर्क वाली नहीं एक मीम बनती है डैना वाइट में, मनी जब उसने डॉलर यहाँ लिखा होता है, जो पैसा दे डैना वाइट टोर्क करता है उसके लिए। ठीक है, देखा एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जॉन जोन्स इज फाइटिंग फॉर जो भाग रहा है ना, वो बड़ी फाइट्स के लिए चाह रहा है। वो पैसा चाह रहा है। एक तो एलेक्स पेरेरा चाह रहा था जिसको अभी तो वो चाहे ना भाई, हैवीवेट आपने टाइटल गांड से जीता था, उसके बाद 6 महीने से ऊपर हो गया, साल 1.5 साल बाद उसने दूसरी फाइट लड़ी, वो भी 42 ईयर ओल्ड, 44 ईयर ओल्ड हो गया, वो रिटायर हो गया, फायरमैन बन गया भाई। मुझे तो लगता है जॉन जोन्स है ही थोड़ा डकिंग करता है, क्योंकि आपने फ्रांसिस निगाना को भी देखा जाए, उसने डकी किया 3 साल तक। अब जैसे ही वो गया उसके बाद आ गया लड़ने। अब फ्रांसिस निगाना से वो डील तो हो नहीं सकती क्योंकि वो पीएफएल में चला गया है। अब बचा है टॉम एस्पिनल। अगर आपको चैंपियन अपने आप को कहना है, आपको गोट कहना है, या तो आप रिटायर हो जाओ या बेल्ट वेकेट कर दो। उस बेचारे का हक क्यों मारे? उसने 2-3 दफा डिफेंड भी कर आप अपनी कोई लास्ट फाइट बगैर टाइटल के कर लो। बिल्कुल, टाइटल क्यों लेके बैठे हुए आप? टाइटल लेके बैठे ऐसा ही है। ठीक है, तो ये मैवेदर वाला काम कर रहा है। मैवेदर पैक्यू से लड़ा जब पैक्यू रिटायरमेंट के करीब था, उसको पता था अब मार सकता हूं, तो वो तब पैक्यू से लड़ा। मैंने पैक्यू ये पे आउट मेरे सामने आए हुए, एलेक्स वोल्कानोव्स्की वॉन 1.4 मिलियन यार, डियागो लोपेज 682,000, पैडी पेम्बलेट 556,000। अच्छा, थर्ड पे पैडी है, फोर्थ पे माइकल चैंडलर 506। माइकल चैंडलर पे आते हैं। माइकल चैंडलर यार, आई थिंक ही शुड फाइनली कॉल इट क्विट्स। व्हाट डू यू से? आई थिंक सो। इतना अब वही बात हो गई ना कि उसके पास स्किल्स भी हैं, सब कुछ है, मेंटली वो सही नहीं है। वही बात आ जाते हैं कि उसको किस तरह सही नहीं है? मतलब फाइट आईक्यू उसको पता है, वो एक अच्छा फाइट आईक्यू को थोड़ा डिस्क्राइब करें आवाम के लिए। फाइट आईक्यू पे इस तरह माइकल चैंडलर पे आ जाएं, मतलब मैं तो उसको बेवकूफ़ बोलूँगा। उसके पास स्ट्राइकिंग स्किल्स भी हैं, रेसलिंग स्किल्स भी है, सबमिशन को मतलब वो काउंटर भी कर सकते। चार्ल्स ओलिवेरा ने दोनों फाइट्स में इसकी बैक ले ली। अब चार्ल्स ओलिवेरा जिसकी बैक लेता है उसको सबमिट कराता है, हाईएस्ट सबमिशन है चार्ल्स ओलिवेरा के। इसके पास सबमिशन से भी मतलब निकलने के चांसेस हैं, लेकिन ये बेवकूफ़ी करता है। ये इतना वाइड आता है, जब इतने वाइड आप स्विंग करते हो ना, आपका गैस आउट हो जाते हो, आप हर पंच से नॉकआउट पे जा रहे होते हो। ये मतलब अपना अगर दिमाग यूज़ करता तो ये पहले तो मतलब जैसे मैकग्रेगर था, वो पावर पे नहीं जाता, वो टाइमिंग पे जाता था। तो ये टाइमिंग पे जाए, अपनी रेसलिंग यूज़ करे। आईक्यू इस तरह आते हैं जैसे पैडी है, पैडी इससे लड़ा। हालांकि आप मेरे नज़र में देखा जाए तो माइकल चैंडलर ज़्यादा स्किलफुल था और फेवरेट भी था इस फाइट के लिए। पैडी ने आईक्यू यूज़ किया, पैडी को अपनी लिमिटेशंस पता थी पैडी को। देखा आईक्यू का इस तरह होता है, आईक्यू नहीं फेवरेट नहीं होता। मैंने आखिरी दिन के ऑड्स में नहीं, वैसे जनरली जो सारे फाइटर्स थे वो उसकी साइड पे चल रहे थे क्योंकि एक्सपीरियंस ज़्यादा था, बेलाटर का वर्ल्ड चैंपियन था। तो आईक्यू इस तरह आता है कि मतलब दिमाग का आपको इस्तेमाल करना, कि आपको पागल नहीं होना। अगर आपको अच्छे किक्स पढ़ रहे हैं, आपको मतलब पंचेस पढ़ रहे हैं, तो आप चैंडलर की तरह पागल नहीं हो जाओ, स्विंगिंग नहीं शुरू कर दो। आप कैलकुलेटेड रहो। जैसे आप उसकी बात, जस्टिन पोरियर और गेची की पहली फाइट थी, पूरी फाइट गेची जीत रहा था, लेग किक मार के, लेकिन पोरियर का आईक्यू था, उसको पता था कि मुझे एक लेफ्ट लैंड करना है इसकी किक के साथ। जैसे ही गेची ने राइट लैंड किया, राइट किक लैंड की, अपने पोरियर ने उसको काउंटर किया, गेची आउट। वरना वो पॉइंट्स पे जाती, गेची जीत रहा था। तो ये आईक्यू है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिटेशंस क्या है, किस वक्त आप क्या कौन सा अटैक मारोगे, तो उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। ये बेवकूफ़ी जो चैंडलर ने की कि उसको पता ही नहीं किधर है, ना सर का पता, ना पावर। बट रीच का तो एडवांटेज था पैडी को। एडवांटेज देखिए रीच का हो ना हो, लेकिन स्किल्स जब होती हैं तो फिर इतना इशू नहीं। अच्छा, चैंडलर का एक बड़ी वो बड़ा मशहूर एक मीम आ रहा है आजकल, एक ग्राफिक किसी ने पोस्ट बनाया हुआ है कि माशाल्लाह भाई साहब जो हैं वो एक
बॉक्सर से भी सबमिट हो चुके हैं क्योंकि डस्टिन वाली फाइट आपको याद होगी 3 राउंड की फाइट थी या शायद 5 की थी या तीसरे राउंड में खत्म हुआ था, मगर तीन राउंड की थी। तीसरे राउंड में वो भी जीत रहा था। फाइट में पहले 2 राउंड में चैंडलर ने भरकस निकाल दिया था पोलिया के, और आखिर में इतना वो गैस आउट हो गया था कि एक्चुअली उसने बड़ा आराम से उसको सबमिट करा दिया था। ऐसा ही नहीं, बुरकस नहीं निकाला, वो काफी टफ फाइट, चैंडलर की नाक तोड़ दी थी डस्टिन ने, तो बहुत टफ फाइट थी, लेकिन ग्रैपलिंग हैवी फाइट कर दी थी उसने और उसको करने की कोशिश कर रहा था गैस में। डस्टिन का मसला ये है वो डॉग फाइट बना देता है और रिजिलिएंट है वो, बिल्कुल। अच्छा, मैं आता हूँ इसी आईक्यू पे। आपने मेन इवेंट देखा लोपेज के साथ वोल्कानोस्की ने क्या किया? अब रीच पे आ जाओ, छोटा कितना छोटा है, 6 इंच का फर्क है। उसने उसके चिन भी फाड़े गए वोल्कानोस्की को, उसको पता है। अब जिस फाइटर को पता हो कि मेरी चिन फाड़े गए, मुझे मतलब उसको अपने बारे में पता है, ये उसका आईक्यू ये था, उसने रीच यूज़ की, अपनी लेग किक मारी, उसको पता था कि मैं करीब जाऊंगा और लोपेज मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, लोपेज ने लैंड के मैं गिर जाऊंगा, जो एक नॉकडाउन भी पड़ा था। तो उसने अपना दिमाग का यूज़ किया, उसके फाइट आईक्यू बहुत अच्छी है, मतलब वो यही बोल रहे थे डिफरेंस है फाइट आईक्यू का लोपेज का और वोल्कानोस्की का, वो अपने आईक्यू की वजह से जीता। अच्छा, मैं इसमें मगर ट्रेडिशनली जो मैं एक बात बताऊं, अलेक्जेंडर वोलोस्की की चिन वीक नहीं थी। रिसेंट टाइम्स में जो हुआ था, जो उसने खास तौर पे जो उसने 9 डेज के नोटिस में इस्लाम माकाचेव से लड़ा, तब से जो उसने भंड किया था, उसके बाद इलिया से उसके 3-4 महीने में वापस लड़ लिया। तो अपने साथ उसने खुद गलत किया, वो कभी वीक नहीं था चिन का, और इस बार इसने प्रॉपर रिकवरी ली। जब ऐसा हो ना किसी भी फाइटर के साथ, तो प्रॉपर रिकवरी टाइम ले, लेकिन फिर भी अब मेंटली आपको पता होता है कि मैं नॉकआउट हो सकता हूँ, वो डाउट आ जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये जो मेरा एक सवाल है, जैसे ये भाई साहब कौन है, इलिया टपोरिया है यार, ये इतने चौड़े में घूम रहे हैं और इनका अगर बैकग्राउंड आप देखो तो ही इज ऑलरेडी वेरी रिच। इन्होंने टाइटल जीता फेदर वेट का, उनको उसको डिफेंड भी नहीं किया, उसने चांस भी नहीं दिया इवन एलेक्स को रीमैच करे, कुछ सिस्टम निकले। तो ये आई डोंट थिंक, मतलब इस तरह की अगर प्रैक्टिस चलती रहेगी यूएफसी में आगे जाके, कोई बंदा है बड़ा कूल बन रहा है और ठीक है, उसने नॉकआउट मारा एलेक्स को, उसने मैक्स हॉलोवे को पहली दफ़ा किसी ने नॉकडाउन मारा, वो विच वाज अ गुड थिंग। वोल्कानोस्की वाज कमिंग बैक फ्रॉम 2 फाइट्स, उसने दूसरी फाइट जो इस्लाम के खिलाफ थी बहुत जल्दी ले ली थी, उसको नहीं लेनी चाहिए थी, उसका भी फर्क पड़ता है, आप एक दफ़ा इतना गंदा नॉकआउट हो जाओ, मेंटल इफेक्ट पड़ जाता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म आपकी बू नहीं आ रही आपको ओवरऑल? नहीं, अभी पता है क्या हो रहा है, डेना वाइट देख रहा है पैसा, सिर्फ डेना, अभी पूरी दुनिया क्या चाहती है, तो पैसा देती देते तो वो गेम ही खत्म कर देगा। वही ना, उसको तो पैसा चाहिए। अब वो उसने परेरा को क्यों फेवरिज्म दी, 2 फाइट 3 फाइट लड़ी चैंपियनशिप के लिए, उसको तो उसने देखा पेपर व्यू। तो सारी बात ये है कि डेना वाइट थोड़ा बायस्ड है, उसको पैसा कमाना है। अब टिप्यूरिया पे आ जाओ, यहाँ भी बैठे हुए मतलब 70% लोग यही बोल रहे होंगे टिप्यूरिया हारे, उसने एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया हुआ, वो बैड बॉय बना हुआ है। तो वो मैकग्रेगर का अलग एरा था, मैकग्रेगर को सपोर्ट थी यूरोपियंस की, वो एक ना यूरोपियन वर्सेस अमेरिकन सिस्टम हो गया था, अपना फ्लैग लेके आता था। इसका ऐसा नहीं है, ये समझो इस तरह मतलब अभी इसने सिनारियो बनाया हुआ है, हर बंदा चाह रहा है कि ये हारे, समझ रहे हो? तो वो इसका सेलिंग पॉइंट है। अब इसको पता है कि सब मेरा पेपर व्यू लेंगे, मुझे देखना चाहेंगे हारने के लिए। डेना वाइट को भी ये चीज़ का पता है कि ये ऊपर आएगा, मैं इसको चांस दूंगा, सब दुआ करेंगे ये हारे, इसी वजह से पेपर व्यू खरीदेंगे और मुझे पैसा आएगा बस। यार अगर ये कुछ हो रहा है तो मैं तो बोलता हूँ इस्लाम से मैच करो, इस्लाम इसकी बजा दे और इसको सबमिट करा दे, सबमिट करा दे। यही मिसाल है, पूरी दुनिया यही चाहती है, आपको जवाब मिल जाए, साइकोलॉजी बिल्ड हो जाती है और फिर उसमें इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। चलो ठीक है, वो तो आई अंडरस्टैंड, लोग चाहते हैं कि अभी वांट टू सी हिम बीट, भाई मुझे कोई पर्सनल मसला नहीं है, उसको अपने दुनिया में मगन है भाई। बात सारी है कि फेवरेटिज्म हो रही है यार, बाकियों के साथ नाइंसाफी हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही आपने रीमैच भी नहीं दिया एलेक्स को ना, अब उसकी तो मतलब वही वाली बात होगी ना, हिस्ट्री जब दोनों रिटायर होंगे वो देखेंगे हां जो मैंने नॉकआउट मारा था। चीज अगर आप इसकी रूट कॉज पे जाएं तो कॉनर से शुरू हो चुकी है। कॉनर ने कौन सा टाइटल अपना वर्ल्ड कितना दफा डिफेंड किया नहीं किया, लेकिन उसको फॉरेन जंप्स दी, उसको मेवेदर से लड़ना भी अलाउड कर दिया, जो कभी बॉक्सिंग का अलाउ नहीं करता। फ्रांसिस क्यों छोड़ के गया यूएफसी? क्योंकि वो भी बॉक्सिंग करना चाहता था, बॉक्सिंग का कैरियर भी चाहता था, डेना अलाउ नहीं कर रहा था। तो उसने ये एज कॉनर मैग्रेगर को दी थी, क्योंकि कॉनर मैग्रेगर स्टार था। डेना वाइट का कोई रेसिस्ट एलिमेंट भी है? नहीं, रेसिस्ट एलिमेंट नहीं है, वो बाइस्ड है पैसों के ऊपर। अब देखें ना टोनी फर्ग्यूसन की कितनी बड़ी स्ट्रीक थी, उसको चैंपियनशिप फाइट दे ही नहीं रहा था। जितनी नाइंसाफी टोनी के साथ इसमें हुई है ना, आई थिंक किसी के साथ नहीं वो हुई। जीते जा रहा है, टोनी अपने प्राइम का वो फाइटर था जिसके ऊपर बेट लोग करते थे कि ये वो फाइटर है जो खबीब को भी हरा देगा। इस तरह तो उसको भी डाल दो लिस्ट में, मैगोमेड एनक्लेव के साथ भी बहुत नाइंसाफी, बहुत लेट मैच हुआ है। चलो वो ये था कि वो कुदरत थी, वो अच्छी शेप में था, इंजर्ड नहीं था, वो फाइट हो गई, जीत गया। हाँ, लेकिन बात सारी है ना, प्रिवेल कर ही जाता है। पेपर व्यू नहीं बिकते ना उसके मैगोमेड भाई, अब बिकेगा ना, अब बिकेगा। अब लोग चाहेंगे कि वो हारे तो बिकेगा। हाँ, लेकिन फिर भी उस तरह उसमें स्टारडम नहीं है, वो चीज नहीं। अब बिलाल मोहम्मद है, अब डेना वाइट तो चाहेगा जल्दी हारे फारिग हो। किससे मैच करवा रहे हैं बिलाल मोहम्मद का? अभी तो जैक मैकडेला से।
अब लेकिन बात देखो ना, बिलाल मोहम्मद को टाइम लगा, हाँ वो लियोन एडवर्ड्स की देख लो, लियोन एडवर्ड्स कितना टाइम दिया उसको बेचारे लियोन एडवर्ड्स। देखो मेरिट इन दी एंड प्रिवेल कर ही जाता है, मगर ये ऑब्वियसली जो स्टार वैल्यू को आगे पुश करते हैं। बट इस गेम में मेरिट कभी कभार नहीं कर पाता। टोनी फर्गसन वाली एग्जांपल है ना, टोनी फर्गसन ने इंटरिम तो बन गया था, 2 दफा इंटरिम बना, उसको कभी टाइटल फाइट नहीं दी, 12 विनिंग स्ट्रीक के साथ टाइटल फाइट नहीं मिली। आप उसके साथ तो जितनी अनफॉर्चुनेट हुई है, आज मुझे लगता है आज वो आज भी पैसे के लिए लड़ रहा है, क्योंकि वो कभी उस तरह का स्टार नहीं बन पाया जितना वो डिजर्व करता था। अच्छा एक फन फैक्ट बताऊं, बोथ जोसे आल्डो एंड अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की reclaimed their featherweight titles after being KO'd by elite and upcoming Hands of Stone boxers. They didn't reclaim their titles against the guys who knocked them, who both vacated but still got back-to-back top nonetheless. ये बड़ा मजे का फैक्ट है। बट इसमें एक फर्क है, हाँ देखो होजे एल्डो को उस जब हारा ना, उसके बाद से होजे एल्डो का ना डाउनफॉल शुरू हो गया था, ठीक है, जो कॉर्नर से हारा, ठीक है, उसके बाद जीत भी गया तो वो एक तरह से क्योंकि कॉर्नर ने अपनी टाइटल वेकेट कर दी थी, तो एक अपॉर्चुनिटी वैसे ही आ गई थी। दी मेन रीज़न ये था। दूसरी बात ये, फिर मैक्स हॉलोवे से लड़ा, करना कंसेक्यूटिव लॉसेस हारी, ठीक है, फिर जोजे एल्डो का डिक्लाइन शुरू हो गया। अलेक्जेंडर वोलोव्स्की ने यहाँ पे जो एक कमाल जो काम किया है, उसने जो एक चीज़ को बीट किया है, 35 के बाद जो है ना, इस एज ब्रैकेट में कोई वापस चैंपियन नहीं बनता। उसने इस बार अक्लमंदी ये की है, पूरे 1 साल का रेस्ट लिया है। रेस्ट बहुत ज़रूरी है जब आप इस तरह का डैमेज ले लें, साइकोलॉजिकल भी एलिमेंट भी इसमें भी है और इसमें फिजिकल एलिमेंट भी है, ठीक है। आपको जो एक नॉकआउट का होता है ना डर, वो आपको, और केमारू उस्मान के साथ क्या हुआ, केमारू उस्मान ने भी तो ये किया, मगर अब केमारू उस्मान भी रेस्ट ले रहा है क्योंकि उसको भी पता है कि मैं बहुत इंजरीज और बहुत प्रॉब्लम्स के साथ कैरी कर रहा हूँ, तो अब केमारू उस्मान के कमबैक के लिए लोग वो हैं। अब यही जब आप बड़े नॉकआउट्स या बड़ी डिफीट से निकलते हैं तो फाइटर्स को रेस्ट का बहुत ज़रूरी है। टोनी फर्गसन ने अपने साथ ये नहीं किया गेची के फाइट के बाद, उसका डिक्लाइन गया तो फिर डिक्लाइन आता ही रहा, ठीक है, डिक्लाइन आता ही रहा। हालांकि टोनी फर्गसन 37 की एज में भी अपने पीक पे था, गेची से हारने के बाद हार गया, और उसके बाद चार्ल्स ओलिवेरा के साथ भी बहुत अच्छी फाइट दी, और चार्ल्स ओलिवेरा उसके बाद टाइटल जीता। पॉइंट ये था, रिकवरी टाइम नहीं दिया। आपको चाहिए जब इस तरह के डैमेज लें तो 1 साल का तकरीबन रेस्ट जरूर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अलेक्जेंडर वोलोव्स्की ने ये चीज़ डिफरेंट की है। अच्छा, कमिंग टू एलेक्स पेरेरा, ही लॉस्ट द लास्ट फाइट अगेंस्ट मैगोमेडर टाइटल फाइट। अब क्या होने वाला है एलेक्स के साथ? रीमैच है इनका जून में, रीमैच हो रहा है? कोई न्यूज़ कंफर्म हुई है? अभी ऑफिशियल नहीं हुआ, बट दोनों ने एग्री कर दिया। उसमें आपको क्या क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? मुश्किल लग रहा है एलेक्स का, या तो कुछ ऐसा हो जाए कि मतलब वो बिल्कुल ही ना, वो पहले यार मेरे ख्याल से ना पिछली फाइट में वो मेंटली कुछ और सोच रहा था, लग नहीं रहा था एलेक्स पेरेरा, होता है ना दहशत होती है, काला जादू असर नहीं किया ना? हाँ जादू पता नहीं अब काला जादू असर नहीं किया। आपने देखी फाइट, आपको थोड़ा ऑफ नहीं लगा? वो ऑफ लगा, उसमें कह रहे हैं किसी कैंप रिलेटेड बहुत था वो यार, उसके कैंप से ये रिपोर्ट्स आई है कि उसको इंजरी थी कोई, लेकिन वो सारी एक्सक्यूज, अगर आपको मेरे नज़र में बाद में ये एक्सक्यूज देने से बेहतर, अगर आप इंजर्ड हो तो आप मत लड़ो, नहीं लड़ो ही मत, क्योंकि फिर आपके पास बहाना नहीं होगा कि मेरा ये था, मेरा यार इंजरी तो आप खुद भी फाइटर हो, जैसे वो उसकी वाली एग्जांपल है यार, वो स्टेज से जा रहा था, टोनी फर्गसन ट्रिप हो गया, तो उसकी भी हट गई थी डेना वाइट की कि भाई जो चश्मे पहन के जो भी घूमते हैं ना वो सही है, गिरा। लेकिन उसका ये भी तो एक है ना कि इंजरी, अब आप बॉक्सिंग में ले लें, मैनी पैक्याओ हारने के बाद ये इंजरी हो गई, आप या तो पहले बोल दो या तो आप फाइट लड़ो मत, ठीक है। जब आपने लड़ लिया, अच्छा एक बात सुनो, अभी तूने मुझे बोला कि इंजरी हो गई तो आप पहले बोल दो, अब यही केस, अब यही थ्योरी आप अप्लाई कर दो अरमान ने बहुत लास्ट सेकंड पे बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई थी, आखिरी वेइंग इन से पहले कुछ घंटे, 12 घंटे पहले उसने ये बोला, वहां डेना वाइट की हटी ना, हबीब ने तो एक दफा किया बस तरह, नहीं वो भी कुछ दिन पहले था, नहीं वेन के बाद हुआ, नहीं हॉस्पिटल गया था ना, हॉस्पिटल जो गया था वो तो फिर एडमिट हुआ था, लिटरली एडमिट हो गया था, उसका तो लिवर पता नहीं फेलियर पे चला गया था, तो इस तरह हमजद का भी हुआ था, हमजद का भी हो चुका है, मगर इसका तो ये बिल्कुल अरमान का ये बात है ना, उसके बाद ट्रेनिंग पे आ गया, उसके बाद चैलेंज करा दोबारा। अच्छा मेरा एक सवाल है, टेक्निकल सवाल है भाई, तो एक बात बताइए, सबको इतना मसला है वेट कट करने में, और शायद एक दफ़ा मैगरेगर ने उसको भी बड़ा टॉन्ट किया था खबीब को, उसकी पूरे टीम को, कि भाई अगर आपको इतना मसला हो रहा है तो आप एक वेट ऊपर क्यों नहीं चले आते, मसला ख़त्म कर दो आप। अब इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी ना ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है अगर आप अपने नेचुरल, अभी परेरा की मिसाल ले लो, परेरा जब 185 में फाइट कर रहा था, उसकी चिन बिल्कुल फारिग थी, उसको पड़ती थी वो गिर जाता, 205 में आया तो परेरा बेहतर हो गया, बेहतर मतलब परेरा परफॉर्म कर रहा है। कोल्बी कन्विंगटन का कार्डियो क्यों अच्छा है, वो वेट कट नहीं करता, तो वेट कट का बस ये खबीब एक एक्सेप्शनल है कि इतना वेट कट करता था, लेकिन
हाँ इतना करता था, लेकिन फिर भी उसको कार्डियो अच्छे रहता था। लोग जो डस्टिन पोरियर भी है। डस्टिन पोरियर नहीं भी जब फाइट होती थी तो इस्लाम इतना बड़ा लग रहा होता बड़ा है लग अपने- रहा था, हाँ। ये भाई तो एडवांटेज ये होता है ना, एडवांटेज भी तो होता है advantage ना, हो जाता फिर है। फाइट नाइट के ऊपर उनका वेट अच्छा हाँ ना, खासा होता है, अब 170 तक पहुंचे हुए अब होते हैं। वो नहीं 180 180 तक पहुंचे चैंडलर आपका 185 पे होता है, माइकल चैंडलर तो 185 वहाँ पे होता है। एडवांटेज आ जाती है। नहीं एडवांटेज तो आता है बट एक इतना मतलब risk भी तो होना ले ही रहे हो ना चाहिए। बिला वजह का आप। अब लेकिन कुछ चीज़ें जैसे चैंडलर साइज में छोटा है, मतलब 5'6" है, उसके सामने अगर वो वेल्टर वेट में फाइट करता है जो कि उसका नेचुरल वेट है, हाँ। उसमें 6 फुट का आएगा, कोई पता नहीं किस 6 फुट हाँ, ये एक भी है। reason तो हो ये है कि हाइट और ये सारा चलो एडवांटेज अगर आपकी हाइट सही हो, जैसे इस्लाम वाला एग्जाम्पल है, इस्लाम जाने को रेडी है ना, आप देखो नहीं कि वहाँ तो बिलाल बैठा हुआ है। बिलाल बैठा हुआ है, लेकिन इस्लाम ये बोल रहा है कि मैं 170 पे जाके फाइट करूंगा। चलो अगर फर्स्ट करो वो वेल्टर वेट जाता है, आपसे सवाल पूछता हूँ और आप लोग दोनों बताना इस पे, वो वेल्टर वेट पे जाते हैं, चलो ठीक है बिलाल चैंपियन है जो भी है, और कौन से ओपोनेंट मिल सकते हैं उसको? कमारू उस्मान इज देयर? केमारू उस्मान से नहीं लड़ेगा क्योंकि उनका वही ब्रदरहुड वाला दोस्ती है। चक्कर है। नहीं आई डोंट थिंक वो उस क्लब में आता है। कमारू उस्मान से लड़ लेगा? केमारू खबीब उस्मान- के देखो दोस्ती- ब्रदरहुड वाला सीन होता है ना, कमारू उस्मान पे खमजा से भी नहीं लड़ता। नहीं खमजद अलग टीम हाँ अलग टीम में तो है, अलग टीम में अंडरस्टैंड ये है दोनों भाई बोलते हैं एक दूसरे को। केमारू उस्मान लिटरली भाई बोलते हैं। पॉडकास्ट में भी खबीब होता है उस्मान हबीब होता है, ये ब्रदर्स बोलते हैं और उनका मैनेजर भी सेम है, अली अब्दुल अली अजीज। अब्दुल अजीज है। ये भाई बोलते हैं कभी नहीं लड़ेंगे। अच्छा किससे लड़ेगा फिर? इस्लाम के पास तो एक्चुअली कौन है? शफकत है। शफकत भी अनबीटेबल है, वो भी तो है, अनडिफीटेड है। कोलबी कविंटन है, कोलबी तो लियोन रैंकिंग एडवर्ड्स से है, निकल लियोन- गया, हाँ? रैंकिंग टॉप 10 से भी शायद निकल गया कोलबी। नहीं मतलब है तो ना एटलीस्ट नहीं, उससे लेकिन क्यों वो लड़ेगा? अपने पीक पे नहीं है वो ना, वो तो- चैंपियनशिप फाइट थोड़ी है। और दूसरा चैंपियनशिप के लिए लड़ेगा ना इस्लाम। नहीं, लियोन लेकिन- लियोन भी निकल गया अब भाई टॉप तो 5 वन से। टाइम भी डेना अंकल जो है एक दफा रूल क्यों नहीं बना लेते कि भाई आप अगर टाइटल हारते हो एक आपको रीमैच मिलेगा, आप अगर मुंह उठा के जा रहे हो अगली वेट डिवीजन में तो आपको फॉरन से टाइटल नहीं मिल जाएगा। एक दफा रूल बना के खत्म क्यों नहीं करते? लेकिन वो रीमैच भी पैसा- तब ग्रांटेड होता है जब आपने पूरी डिवीजन को क्लियर किया हो। आपने डिवीजन को क्लियर नहीं किया, फिर आप कहाँ से रीमैच ले सकते हो? ओलिवेरा को नहीं मिला ना rematch। ओलिवेरा को नहीं मिला, ओलिवेरा को मिला था यार एक्चुअली। मैंने तो इतने सारे लोग खत्म किए हैं यार। ओलिवेरा सारे finishes इस्लाम किए से हैं? नहीं मिला ना इसको। ओलिवेरा को मिला था, इंजर्ड हो गया था ना, आंख इंजर्ड हो गई थी तो वोल्कोनास्की उसके अंदर स्टेप इन कर गया था। सेकंड फाइट जो थी वो शॉर्ट नोटिस पे वो इसी तरह हुई थी। हाँ अभी जो मेन फाइट जिसके ऊपर अपकमिंग फाइट है वो खमजत और ड्रिकस की आने वाली है। वो ऑलमोस्ट अनाउंस हो चुकी है। क्या बोलते हैं उस क्या होने वाला है? बड़े इसमें प्रिडिक्शन देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि खमजत ये है कि पहले राउंड में तो वो किंग है, वो उस तरह चढ़ाई करता है जिससे उसने अभी विटेकर बड़ा के आगे साथ किया। रग्बी का प्लेयर खड़ा हुआ है ना हाँ वो तो पागल है ना, उसका स्टाइल वो पता नहीं किक कैसे मारता है, आप हंसोगे यार, वो बहुत अनऑर्थोडॉक्स फाइटर है यार। उसके लिए आप मतलब प्रिपेयर ही नहीं कर सकते ना, वो यूं पंच मारेगा, ऐसे किक मारेगा तो आप वैसे बोलोगे तो खमजत के खिलाफ भी प्रिपेयर करना बहुत हाँ, मुश्किल है। लेकिन खमजत को आपको पता है कि नीचे आएगा, वो शूट करेगा इस तरह, वो तो आपको पता है। जैसे खबीब के खिलाफ सब प्रिपेयर करते थे सबको, हाँ, लेकिन मतलब वो अप्लाई नहीं कर पाते थे टेक्निक्स, वो इतना प्रेशर उतनी पावर थी उसकी। अच्छा मुझे एक रूल के बारे में बताओ, मुझे थोड़ा इस बारे में थोड़ा एलैबोरेट करो। अगर एक बंदा नीचे आपको पकड़ना आ रहा है अपनी टांग, तो क्या रूल है? मतलब उसको अगर आप नहीं मार सकते, बगैर मार सकते हो ना, जैसे उसने मारा था। मैकग्रेगर ने खबीब को मारा। नहीं वो जो फास्टेस्ट नॉकआउट एवर है यार, वो मास्विडाल ने उसको किया था। वो कौन सा फाइटर था यार? बेन एस्क्रेन को जो एक ब्राजीलियन फाइटर था जो वो तो करता ही ये था, घुटना भी मारता था अपना, जो भी कोई नॉकआउट करने आता था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ब्राजीलियन फाइटर था जो फिल्मों में भी आ चुका है, बॉर्न चैंपियन में भी था वो। वेंडरले सिल्वा? नहीं यार, वो कौन था? अच्छा वो जिसके साथ खबीब भी लड़ चुका है, किक मार में बड़ा मशहूर था वो। उसने बिनेल दरुश को इस तरह किक से हरा दिया था। वो ग्रैपल करने जा रहा था, यही लात मार के घुटना बारबोजा। हाँ बारबोजा, वो तो उस चीज के लिए मशहूर था। तो वो तो मैस्विडाल भी यही कहता था कि जो क्राउड स्निफर्स होते हैं उनको मैं लेग देता हूँ। लेकिन इसके लिए ये कि टेक्निक्स होती है, ब्रॉल मतलब स्प्रॉल करते हो आप जब कोई आ रहा होता है इस तरह, और दूसरी भी टेक्निक्स हैं कि मतलब केज के केस आप जाते हो तो उसके डिफेंसिव टेक्निक्स होती हैं। आप अगर सिंगल लेग के लिए आ रहा है, मतलब हेड को पुश करते हो, डबल लेग के लिए आ रहा है, फिर अंडर हुक्स डालते हो, तो काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। लेकिन अब ये है कि काम नहीं आती मेरे ख्याल से। फर्स्ट करो अगर फर्स्ट राउंड सर्वाइव कर लिया ड्रिगर्स ने, क्या करेगा फिर मसला है ना, फिर बहुत बड़ा गैस मसला टैंक का है। बड़ा मसला है। मुझे लगता है फर्स्ट 2 राउंड्स तो बहुत ही मसला है। तो खमजत की एनर्जी बहुत है, बट खमजत भी अपने आप को अब ट्रेन 5 राउंड के लिए कर रहा होगा। टाइम खमजत के नॉकआउट अच्छे नहीं है, वो तो उसने एक्सपोज कर दिए थे ना। वो कौन था? गिलबर्ट बर्न्स ने तो अब वो अलग अरे वो अगेन नेचुरल रिगार्डलेस यार उसने एक्सपोज कर दिया था, लेकिन वो नेचुरल इतने पंचेस मारे उसको नहीं नॉकआउट कर पाया। एलेक्स पेरेरा नॉकआउट किस में हुआ? वेल्टर वेट में, जो उसका नेचुरल मिडल वेट में। नेचुरल वेट क्या है उसका? खमजत का मिडल वेट से भी अपर है। मिडल वेट और लाइट हैवी वेट तक में लड़ सकता है। गैस टैंक इसका होगा, एनर्जी भी होगी। ये फाइट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर शुरू के 3 राउंड्स में कुछ होता है तो ड्रिकस खत्म है, मैं बता रहा हूँ। 5 राउंड में देन एनीवन्स गेम मेरे हिसाब से तो ये यार। आप बहुत
मतलब काउंट आउट कर रहे हो ड्रिकस को, मुझे तो बहुत डर लगता है बंदे से, जिस तरह उसने उसको मारा था ना अभी है शॉन स्ट्रिकलैंड को इसराइल इतना एडेसानिया को भी और उसके बाद शॉन स्ट्रिकलैंड को भी। देखो इजराइल एडेसानिया अपनी पीक पे नहीं था और शॉन स्ट्रिकलैंड तो बस वो एक वंडर था मेरे ख्याल से। शॉन स्ट्रिकलैंड की चलो मैं गिनता फाइट, वो तो मुझे कभी भी ऐसा कोई डेडली फाइटर नहीं लगा, वन फाइट वंडर है वो, बट उसको देखा जाए अगर जिस इजराइल एडेसानिया को उसने डोमिनेट किया। आप रिज्यूमे अगर मैच करें ना, दोनों के कॉमन फाइटर कौन थे? रॉबर्ट विटेकर, उसने रॉबर्ट विटेकर को किस तरह हराया और खमजत ने किस तरह हराया। डीडीपी ने भी नॉकआउट किया। नहीं उसने सेकंड थर्ड राउंड में जाके हराया था और खमजत ने तो जो हाल किया है देख लो, उसकी तो जॉ तोड़ दी। देखिए यार ये वाली थ्योरी ना एमएमए की फाइट में अक्सर अप्लाई नहीं होती है। अभी याद पढ़ो इवन बिफोर दैट फाइट जो हुई थी ये मैगोमेड वर्सेस ये एलेक्स पेरेरा वाली, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें एलेक्स पेरेरा और दोनों का एक नॉर्मल एक ही यूनिक ओपोनेंट था, वो था यान ब्लैकोविच। तो लोग यही कह रहे थे कि भाई एक ने 3 राउंड में इसको अच्छा खासा मतलब पॉइंट्स पे जीत गया, दूसरा जो है वो हरा भी नहीं पाया, लेकिन जब इन दोनों की फाइट हुई तो मैगोमेड जीत गया आराम से। तो ये शायद कुछ कभी भी थ्योरी है, जब ये थ्योरी देखो मैं एमएमए स्टैट्स तो नहीं आती काम, मगर आप फाइट कंपैरिजन करें, एक बंदा अनडिफीटेड है, ड्रिकस हार चुका है अपने कैरियर में, ठीक है, एक अनडिफीटेड है और जिस तरह हराते आ रहा है एक मोमेंटम होता है। ड्रिकस बहुत पहले हारा है नहीं लेकिन अब बहुत चेंज फाइटर तो विनिंग स्ट्रीक पे भी तो होता भाई है। चाह तो मैं भी रहा हूँ कि खामजा उसको हराए, बट मुझे ये लग रहा है कि अगर फर्स्ट राउंड सर्वाइव कर लिया सबमिशन अटेम्प्ट सारी, क्योंकि यार वो अगला जो है पता नहीं उसने क्या किया है, आई डोंट नो। मैंने कभी किसी फाइटर को देखा नहीं है जिसकी जो बसल्स है ना गर्दन से ही स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब वो ब्रॉक लेसनर वाली वाइब आती है कि मतलब गर्दन ही गायब हो जाती है कभी। बहुत बड़ा वो बहुत अजीब सा बना हुआ है इसकी middleweight बॉडी यार, बहुत अजीब सी बनी हुई है। नहीं बहुत टफ फाइट होगी और ये कोई आसान विन नहीं होगी, ये बहुत अगर 3 राउंड के बाद जाती है, मेरा तो प्रेडिक्शन ही एनीवन्स है, बट अगर 3 राउंड के अंदर है तो खमजत यार अगर 5 राउंड पे जाती है ना तो ये पॉइंट्स पे ड्रिकस जीत जाएगा बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि रेसलिंग जो है वो चौथे पांचवें राउंड में, अगर पहले राउंड में नहीं कर पाया रेसलिंग, चौथे पांचवें राउंड में कुछ भी नहीं कर सकता रेसलिंग वो, और नॉकआउट खमजत की नहीं है, खमजत की रेसलिंग है यार। खमजत नॉकआउट कर सकता है, नॉकआउट बहुत पावर किया है खमजत ने। पावर है वन तो गिलबर्ट बर्न्स को तो उतने मारे थे, क्यों नहीं नॉकआउट कर पाया? मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, गिलबर्ट बर्न्स को आप काउंट आउट कर रहे हैं, वो आपको पता है बीजेजे का 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। अच्छा एक सेकंड, ये जो कमारू उस्मान वर्सेस उसकी फाइट थी वो मिडल वेट में थी ना, वो तो बहुत अच्छी फाइट थी। और जो केमारू लेकिन जब फर्स्ट राउंड सरवाइव कर लिया था कमारू ने, उस्मान सेकंड थर्ड में कमारू ने कमबैक मार दिया था, और लोग ये भी बोल रहे हैं 10 दिन के नोटिस पे आया था। एग्जैक्टली, और लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो 5 राउंड की फाइट होती तो कमारू बहुत डैमेज देता मुझे उसको। आप ये बताएं, अगर लेवल चेक किया है केमारू उस्मान का ड्रिकस से आप कंपेयर करें, केमारू उस्मान किस लेवल का फाइटर है? क्या चीज़? केमारू उस्मान इज अ वेरी गुड रेसलर और इतना और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वेल्टरवेट्स में आता है, वो कोई छोटा फाइटर नहीं है। बट ये तो फाइट मिडिल वेट की हो रही है। ये मिडिल वेट में गया, उसने वो खुद अपने आप को केमारू उस्मान चैलेंज करना चाहता था खमजत के खिलाफ, वो एक अलग चीज थी, मेंटालिटी अलग थी। 10 दिन का नोटिस भी था, 10 दिन का नोटिस 3 राउंड की फाइट थी, 5 राउंड की फाइट थी, तीसरा राउंड मेरे ख्याल से वो आप चेक कर लेना नेक्स्ट फाइट। हाँ कौन जीता तीसरा राउंड में? खास जीत गया था वो हाँ मगर वो मैच तो खमजत जीत गया था ओवरऑल। पॉइंट ये है कि खमजत के लिए भी सबसे बड़ा टेस्ट है, ठीक है, खमजत भी काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है, और बीच में खमजत के मैंने इस पर पूरी वीडियो भी बनाई थी, बहुत सारे मसले चल रहे थे, इमोशनल साइकोलॉजिकल काफ़ी मसले चल रहे थे, इसका बच्चा भी हॉस्पिटलाइज हुआ था, बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहा था, तो ये सब चीज़ें इतना इनएक्टिव हो गया, फिर उसने एक क्रिप्टो का भी भंड हो गया इससे, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसके थी, और फिर जो यूएई और इसका जो स्वीडन का जो चक्कर हुआ है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से इनएक्टिव रहा है। अब जब ये आएगा तो थोड़ा आई थिंक ज़्यादा फोकस के साथ आएगा और फाइट अच्छी होगी, मुझे लगता है। मैं फिर भी आई वुड बेट ऑन खमजत। आई ऑल्सो बैटिंग ऑन खमजत। आई एम जस्ट अफ्रेड कि यार ये पहले राउंड में ही आउट कर दे उसको, वरना बहुत मुश्किल है। अगर दूसरे चलो 2 राउंड में भी 2 राउंड तक कर ले, तीसरे चौथे पांचवें में ना ड्रिकस जो है वो तो यार पता नहीं लगता है, वो रिवर्स चल रहा होता है भाई, वो तो बला है। वो जैसी राउंड लंबे होते रहते हैं उसका वो पता नहीं अजीब फाइट, बहुत अजीब फाइटर है यार वो, बहुत अच्छी फाइट। अच्छा उस पे आ जाते हैं पैडी फिमलेट का, और अब एक्चुअली पैडी और इलिया का सबसे ज्यादा हाइप हो रही है कि उन दोनों की फाइट फैंस भी ये चाहते हैं, और पैसे वाइज भी सबसे ज्यादा पैसे वाइज भी वो फाइट होगी। क्यों अपने यूरोपियन एक्सेंट में क्या कहते हैं? एक यूरोपियन एक्सेंट में बोलते हैं, एक स्काउजर एक्सेंट में बहुत टाइट वर्ड वो पैड जितनी भी इनकी ना वर्बल एनकाउंटर हुई है, पैडी ने बचा दी है। पैडी तो बहुत तेज है, पैडी तो मैकग्रेगर को भी ना छोड़े जिस तरह वो बोलता है। इलिया की बचा दी उसने यार, इलिया लिटरली उठ के आ गया था कि मैं इसको मारूंगा भाई। हाँ तो बट अब आप वी आर स्काउजर, वी डोंट गेट नॉक आउट। उसके एक्सेंट बहुत टाइट है यार, बहुत बचोदा। नहीं बात ये है कि इलिया नॉकडाउन हो चुका है पहले अपनी फाइट्स में, इसको एक किक लगी थी अपने फेदरवेट में ही, अब हाँ रिकवर हो गया था, लेकिन ये कि इलिया बीटेबल है, ऐसा नहीं है कि इस्लाम की तरह मतलब वो उसको कुछ हुआ ही ना हो। वो इलिया का जो मुझे पता नहीं, तुम्हें ज़्यादा पता होगा, वो जो
फाइटर का वो नहीं होता कि वो कितने सॉलिड है फीट में, मतलब पत्थर की तरह पत्थर जब की वो तरह, उसके बॉक्सिंग करता punches है में बहुत power ऐसा है। लगता है कि वो जमीन के साथ ही ना जुड़ता हुआ जा रहा है, कि कदम उसका। बिल्कुल, उसमें पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन बात सर ये है कि पैडी अगर उसके रास्ते में ना है, पैडी की ग्रैपलिंग बहुत अच्छी, पैडी उसको बार बार नीचे अप्रोच करे उसको, तो पैडी पॉइंट्स पे जीत सकता है। पैडी नॉकआउट नहीं कर सकता उसको, लेकिन Submit पॉइंट्स करा पे सकता है। सबमिट भी मुश्किल है। इलिया की रेसलिंग अच्छी है, काउंटर रेसलिंग और काउंटर सबमिशन अच्छे हैं। तो अगर पैडी जीते तो डिसीजन पे जीतेगा, इलिया जीते तो इलिया नॉकआउट मार सकता है वैसे। आपकी क्या प्रेडिक्शन? Yeah, I don't think any fighter who is not good in wrestling can go at very top. I believe Ilya कभी ना कभी तो एक्सपोज होगा, क्योंकि बॉक्सर जो है ना वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता है में। इलिया इज अ वेरी गुड रेसलर। नहीं आप जॉर्जियन रेसलिंग है इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन नहीं बहुत अच्छी नहीं, लेकिन अच्छी मतलब है। इस्लाम के टाइप की तो नहीं है, इस्लाम के लेवल की नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन इस्लाम की भी चिन थोड़ी सी का है, लेकिन वो भी इतने बड़े बड़े फाइटर से लड़ चुका है कि अब उसकी चिन भी पक्की हो चुकी है। बट वो इस्लाम को का अगर फ्यूचर में इलिया का मैच होता है तो हारने का सिर्फ चांस एक ही है कि वो उसको नॉकआउट कर ले। नॉकआउट नहीं करता तो सब लोगों ने यही बोला है इस्लाम इसको 5वें राउंड तक बजा देगा इसकी, और या तो इसको सबमिट भी करा सकता है इस्लाम में सबके बाद। अभी हम बात कर रहे हैं पैडी वर्सेस इलिया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हाइप और लग रहा है कि इन दोनों की फाइट होगी और फिर नेक्स्ट इस्लाम से लड़ेंगे। अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मीनवाइल इस्लाम वुड फाइट गेची और चार्ल्स ओलिवेरा। तो आप दोनों पे आ जाते हैं कि पहले पैडी, आप अपनी प्रेडिक्शन बताएं अगर पैडी और उसकी फाइट होती है। मुझे डर लग रहा है ऐसा ना इस्लाम की फाइट देना जो है उसके साथ करवा दे, इलिया के साथ ना इंसाफी होगी बाकियों के साथ। खबीब नहीं करेगा, खबीब नहीं करेगा। खबीब अपने फंडामेंटल्स का बहुत स्ट्रांग है। इस्लाम वगैरह भी अपनी टाइटल विकेट कर देगा। इस्लाम ने कहा मैं टाइटल विकेट कर दूंगा, ऐसा मुझे प्रेशर डाला तो वो लोग उन प्रेशर में चलो पहले बात करते हैं पैडी गेची से लड़ेगा इस्लाम। किसे? पैडी या गेची से लड़ेगा। पैडी से अभी नहीं लड़ेगा, पैडी अभी 7th रैंकिंग पे, टॉप 5 से लड़ेगा। लेकिन उसने कहा कि टॉप 10 का हो, ऐसा हो जिससे मैं पहले ना लड़ चुका हूँ, देखो एक्साइटिंग फाइट मुझे चाहिए। पैडी से ज्यादा फिर गेची का बनता है, क्योंकि गेची हैज बीन अराउंड। लेकिन सबको पता है गेची को बहुत इजीली मारेगा इस्लाम। मारेगा वो सबको कोई कंपटीशन ही नहीं होगा दूसरे राउंड में। पैडी की 2 फाइट्स स्पेकुलेटेड हैं, इन दोनों फाइटर से लड़ सकता है, एक डैन हुकर और सबसे ज्यादा इलिया के साथ। और इलिया को भी लड़ने के लिए जीत चाहिए इस्लाम से, तो इन दोनों अगर इलिया से होती है तो पहले आप अपनी प्रेडिक्शन बता दें। अरमान भी तो उसको कॉल आउट कर रहा है पैडी को। बस वो आई बिलीव 60-40 इलिया अगेंस्ट पैडी, बिकॉज़ उसके पंचेस मैंने लास्ट टाइम पावर तो बहुत पावर बहुत है। मैं भी यही 60-40 पे जाऊंगा यार। मैं पहले तो क्योंकि उसकी इतनी हाइट भी नहीं है ना, तो फिजिकल डोमिनेशन कर पाएगा उसको कौन? वो पैडी कंपेयर टू पैडी इज अ वेल्टरवेट नहीं अरे वैसे ही मैं बता रहा हूँ, मतलब वो जो मारता है ना, यार देखो उसकी हाइट देखी थी ना तुमने मैक्स हॉलोवे की, आई थिंक 2-3 इंच उससे वो लंबा था। हाँ। बट जिस उसको नॉकआउट किया है उसने, वो तो मैं देख के डर गया था। यार मैं एक बात बताऊं, मैं पैडी को ना, ठीक है स्किल वाइज वगैरह आप सब कुछ कहते हैं, एक कॉन्फिडेंस भी बहुत मेजर फैक्टर होता है। उस बंदे का कॉन्फिडेंस ऑफ द रूफ है। यार अगर देखो दिल की बात करें तो मैं तो चाह रहा हूँ कि पैडी हरा दे, इसका चैप्टर ही क्लोज हो जाए। ये कहाँ इस्लाम तक जाएगा तो पैडी से हार गया, बात समझ रहे हो? लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कि डेना जो है दोनों की फाइट करवा के यार जब पैडी की डैन हुकर से करवाएगा फाइट, देख लेना, और इलिया की करवाएगा किसी ऐसे फाइटर से जहाँ पे इलिया के बाद ज्यादा चांस को जीतने का। हाँ देखो जब पैडी और ना चैंडलर की भी फाइट हो रही थी ना, तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि पैडी हार जाएगा, राइट? मुझे ये था कि पैडी जीत जाएगा, यंग है, बहुत सारे फैक्टर्स उसके फेवर में है, बट मुझे ये नहीं पता था इतना बुरी तरीके से डोमिनेट करेगा। जो हाल किया है ना चैंडलर का, अब जो कॉन्फिडेंस जो उसका आया होगा, और वो अपनी जो बातें बोलता है वो भी कर रहा है, जो इलिया कहता है वो भी कर रहा है, जो पैडी बोल रहा है पैडी भी कर रहा है। तो ये फाइट बहुत अच्छी सेल आउट होगी। मुझे देखो, चलो 55-45 कर दो। मैं कहूँगा 46% मैं दूंगा पैडी को, ज़्यादा फिर भी इलिया को दूंगा, बट ये फाइट सेल आउट होगी। यार मुझे जो सबसे डेडली चीज़ इलिया की लगती है ना, वैसे तो मुझे उतना पसंद नहीं है वो, बट उसकी जो मतलब एक फील होता है कि यार उसके जो पाँव है ना वो जमीन पे गड़ चुके होते हैं जब वो पंच मारता है। वो क्या कहते हैं उसको, फाइटिंग में बैलेंस कहते हैं क्या होता है? उसके दोनों नीज पे इक्वल वेट होता है। हाँ, वो ऐसे ठोस होके आगे आ रहा होता है, वो पावर जनरेट करता है। हाँ, वो पूरी पावर नीचे से आती है। उसने जो पंच मारा था ना आखिर में उसको, यार मैं बहल गया, मैंने कहा ये नॉर्मल पंच नहीं मारा उसने। इसको कोई ग्रैपलर फिर परेशान लेकिन एक बात देखो ना, वोल्कनास्की और होलोवे से फाइट जब हो रही थी तो वो उसको टच कर रहे थे
पॉइंट्स पे देखा जाए तो इलिया हार रहा था, नॉकआउट किया तो जीता। तो बात सारी है अगर इलिया से आप इस तरह रेंज में खेले, मैं एक बात बताऊं, पंच ना खाए तो जीत सकते हो। वोल्कानोव्स्की एक्चुअली अपने पीक में होता ना, इलिया नहीं हरा पाता उसको। वोल्कानोव्स्की अपने पीक में नहीं था, डैमेज गुड्स था। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसलिए हरा दिया। उसको रीमैच देना चाहिए था, वही तो मैं कह नहीं रहा हूँ। दिया, मगर वो भी रीमैच में भी खतरा था उसके लिए, क्योंकि उसको पंचर हैवी है और वो नॉकआउट ही आया। एक साल भी बेशक रिकवरी हुई, अच्छा हुआ अलेक्जेंडर वोलोस्की के, उसका कॉन्फिडेंस वापस बिल्ड। अब इस एलेक्स से शायद लड़ाए तो ज़्यादा चांस मैं अलेक्जेंडर वोलोस्की को दूंगा इलिया को हराने का। लेकिन वही बात है ना, अगर आप एक किसी बंदे से नॉकआउट होते हो इस तरह, तो आपके माइंड में होता है दोबारा कनेक्ट करेगा, मेरी चिन वैसे रिकवर करे ना करे, दोबारा मारना है मैंने जाना है। बट ऐसी बड़ी हिस्ट्रीज रही हैं। गेची हारा था उससे, गेची ने रिकवर वापस कर लिया, ठीक है। जीएसपी ने तो अपने कैरियर में बहुत सारे 2-3 फाइटर से हारा है, दो फाइट हारा है, दोनों को हरा दिया उसने, अपना रिकॉर्ड को तो 2 दफा हराया है। यूएफसी में हो सकता है ऐसा, और ऐसे फाइटर्स कमबैक कर लेते हैं। और अलेक्जेंडर वोलोस्की बहुत स्ट्रांग है मेंटली। लेकिन अभी आप देखा जाए ना कि जैसे अगर लोपेज को लैंड कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि लोपेज को नॉकआउट कर सकते हैं, वो लैंड करने की दे रहे, लेकिन वो रेंज में नहीं आ रहा था। लेकिन अगर अब इलिया की बात की जाए, इलिया रेंज बहुत अच्छा कवर करता है, और एक दफा पड़ जाता है तो उसका बड़ा हैवी पंच होता है। है। तो ये कि अगर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से दोबारा मैच होता है तो मेरे ख्याल से इलिया ही जीतेगा। वैसे कुछ बड़ा मशहूर पेज है हमें स्क्वाड का, वो कह रहे हैं भाई हु इज नेक्स्ट फॉर पैडी पेमलेट, टोपुरिया, ओलिवेरा, गेजेट, ज़ारुकियन, और सबसे ज्यादा जो चांसेस है टोपुरिया के हैं। वोट लोगों का वोट भी यही है। यार नहीं, डेना को मैंने कभी देखा नहीं इस तरह के जो फैन चाह रहे हैं उनका मैच करवा दे, क्योंकि सेलिंग डेना प्रोटेक्ट करता है। दोनों सेलिंग भाई मसला ये दोनों की फाइट करवा दी, एक हार गया, दूसरे का तो पत्ता कट गया ना भाई, कत्ता कट गया। डेना तो यही चाहेगा दोनों इस्लाम से लड़े। डेना पता क्या चाह रहा है, इलिया लड़े इस्लाम से, इलिया हार जाए, फिर पैडी लड़े इस्लाम से। डेना को पैसा कमाना है, डेना के लिए तो विन विन है। वो है, बट अब मुझे बताएं, दोनों के लिए आगे बढ़ने की कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। आप मुझे बताएं, ऑप्शन है ना, क्यों नहीं है? आप पैडी लड़ेगा भाई, आप पैडी की फाइट कराएं, डैन ओकर से करवाएं, हाँ ठीक है। अभी उसका फौरन टोपुरिया से नहीं करवाएं, टोपुरिया की आप फाइट करवा दें गेजीत से। अब वो क्यों? क्योंकि गेजीत को हराया था हॉलोवे ने, तो देयर अ चांस के टोपुरिया शायद गेजीत को भी नॉकआउट हो नहीं सकता ये। हाँ? वजह पता है क्या? क्योंकि गेची इस वक्त डायरेक्ट कंटेंशनशिप में है, इस्लाम से लड़ेंगे। इस्लाम को भी तो टाइटल डिफेंड करनी है। कंटेंशन में था जब वो लड़ रहा था उससे, बिफोर दैट फाइट अगेंस्ट मैक्स हॉलोवे। वो जब नॉकआउट हुआ तो उसके स्टॉक लेवल ही नहीं, अभी इस वक्त जो अभी वोटिंग हुई है ना, तो सिर्फ दो ही लोगों सबसे ऊपर आए। टोपुरिया तो वैसे ही था क्योंकि फैन चाहते हैं वो फाइट। यार मेरे ख्याल से ना 3 फाइटें सिंपल आपके सामने हैं, 3 फाइटें भाई। एक आप कर लें ओलिवेरा वर्सेस इस्लाम। ओलिवेरा को आपने दे दिया चांस, जीत गया ठीक है, नहीं जीता तू साइड पे हो जा, बहुत लोगों ने लड़ लिया, थैंक यू सो मच, ठीक है। आप उसका करवा दें टोपुरिया वर्सेस गेजीत करवा दें, और पैडी वर्सेस आप डैनो को करवा दें। पीछे आके बचा अरमान, और जो इनमें से फाइट हुई इसका अरमान से करवा दो, फिर अरमान और उसका करवा दो। क्योंकि फौरन मेरा नहीं ख्याल डेना वाइट ने कभी ऐसा किया हो, सेम कंट्रीज के लड़कों को लड़ाया हो, दोनों जॉर्जियन है देखा जाए तो। अरमान वर्सेस वो नहीं करेगा वो। अरमान इस वक्त बड़ी बुरी पोजीशन में, उससे कोई भी नहीं लड़ना चाह रहा क्योंकि अरमान एक्चुअली ऐसा है जिसको आई थिंक कोई भी इनमें से हरा नहीं सकता। यार अरमान ऑनेस्टली बताऊं इज 90% इस्लाम, 90% इस्लाम, 90% इस्लाम है सिवाय दिमाग के। दिमाग 10% उसका फाइट आईक्यू आ जाए ना, वो बहुत डेडली फाइटर है, बहुत डेडली फाइटर है, फाइट आईक्यू भी है और कॉन्फिडेंस भी है। अभी तो बहुत फिजिकली बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग हुआ, बहुत अच्छा है, वो अच्छा फाइटर है और तभी शायद नहीं लड़ने में। पैडी का अभी मुझे लगता है कि देखें या तो डैन ओकर के साथ हो जाएगा या इलिया, वैसे अगर हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन डैना का फेवरेट है पैडी, सबको पता है शुरू से ही। डैना को ऐसा फाइटर चाहिए नेक्स्ट मैकग्रेगर टाइप का, कि जो यूरोपियन हो, इस टाइप का हो, मतलब ऐसे बात करता हो। और ये कि मुझे जितना लगे डैन हुकर को देगा, और डैन हुकर से जीत जाएगा पैडी, उसके बाद पैडी टाइटल शॉट के लिए आएगा। वैसे डैन हुकर फिर सेमीफाइनल टाइप ऑफ मैच होगा, फिर टाइटल शॉट के लिए। इस्लाम इन द मीनवाइल चाल दो, लोग कह रहे हैं गेची को दे देंगे। इस्लाम का अब अरमान से करवा लो, चार्ज से करवा लो। अरमान को देनी ही नहीं रहे, अबे दे देंगे यार, बस नहीं बोला डैना ने कि वो बोले लेटर में दोबारा जाएगा, दोबारा वो अभी सिर्फ कंटेंशन में देखा जाए सिर्फ चार्ल्स ओलिवेरा और गेची, और लोग ज्यादातर कह रहे हैं कि गेची को दे देंगे क्योंकि अब्दुल अजीज दोनों का मैनेजर है, दोनों को लगाने में पड़ा हुआ है। चलो हेवियर मेंडिस भी ये चाह रहा है कि मैं हमारा फाइटर उससे फाइट के जिससे पहले फाइट नहीं की इसने, और कि एक्साइटमेंट हो ना, हमें पता है ओलिवेरा से लड़ चुका है, भाई ये देखो ना, गेची और डस्टिन पोरियस ने डिवीजन को संभाले हुए रखा था, बड़े नाम है। जब इनको हराते हैं तो आप सॉलिडिफाई कर लेते हैं अपने आप को कि आपने डिवीजन को एक तरह से क्लियर कर दिया है, बिल्कुल, क्योंकि ये डिवीजन्स के बाबा हैं। अच्छा चलो एक फनी न्यूज़ है भाई, सेथ रॉलिंस कह रहे हैं सीएम पंक को कि हम दोनों अपना जो फड्डा है वो रिजॉल्व करते हैं यूएफसी के अंदर। मेरे से सवाल है कि व्हाई नॉट यूएफसी हैव अ डिवीजन ऑफ, एक ऐसा डिवीजन बनाया जिसमें लोग आके लड़ें जो कि फेमस लोग हों,
एटलीस्ट चले प्रोफेशनल बैकग्राउंड थोड़ा बहुत हो उनका, बट ऐसा कोई एमएमए फाइटर्स ना हो, तो रेवेन्यू जनरेशन के लिए बुरा आइडिया नहीं है वैसे। लेकिन अभी लोगन पॉल ने उसको बोला था ना UFC 300 के लिए, देखा लोगन पॉल की स्टेटमेंट आई थी कि डैना ने फिर उसको रिप्लाई नहीं किया मैसेज का। लोगन पॉल ने किसके लिए बोला था? ऐसे ही मतलब फाइट करूंगा, नाम नहीं लिया फाइटर का, लेकिन मुझे फाइट कराओ तो UFC 300 में, तो डैना वाइट ने जवाब ही नहीं दिया। अच्छा, मजे की बात है कि WWE भी इज नाउ ओन्ड बाय UFC, TKO है, उनकी कॉर्पोरेशन करा सकते हैं आराम से। पॉइंट ये है कि बीच में रियल फाइट करवा आपने बीच में वो उसका देखा था मार्क जकरबर्ग और उसका, या उनका भी बीच में स्पेकुलेटेड था। बात वो देख हाइप क्रिएट कर दी। फ्रॉम अ फाइट पर्सपेक्टिव भी बुलशिट फाइट होगी ना वो। आप मेरी बात समझ रहे हो? देखिए फाइट पर्सपेक्टिव से तो WWE रेसलर्स की भी सीएम पंक का आपने देखा नहीं था कि सीएम पंक ने कैसा लगा था। अब आपको क्या लगता है कि सेथ रोलिंस आके बड़ी सेथ रोलिंस UFC के ऑक्टागन के अंदर बड़ा अच्छा लड़ लेगा? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट ये वाला डिवीजन खो सकता है UFC। बच्चों हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल कोई से टाइटल बेल्ट एंटरटेनमेंट ही होगा, एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हर पे के शुरू में इस तरह की फाइट करवा वो हो सकता है, बट 1FC थोड़ा फ्लेक्सिबल है, 1FC कर देता है ये सारी चीजें, फैंटेसी मैचेस वगैरह। लेकिन अब ये कि UFC थोड़ा स्ट्रिक्ट है, UFC थोड़ा स्ट्रिक्ट है, बट या स्ट्रिक्ट है नहीं कि फेवरेटिज्म के अभी बहुत मसले हैं। हां फेवरेट। अच्छा चलो हो जाता है सेथ रॉलिंस सीएम पंक, कौन जीतेगा? सेथ रॉलिंस। सीएम पंक की बहुत एज हो गई है भाई, लेकिन सीएम पंक का एक्सपीरियंस, सीएम पंक का मैं आपको फन फैक्ट बताऊं बिहाइंड द सीन्स। आपको पता है क्रिस जेरिको ने एक दफा रियल में गोल्डबर्ग की पिटाई लगा दी थी। हाँ, गोल्डबर्ग जो गोल्डबर्ग बना होता था स्क्रीन के सामने, क्रिस जेरिको ने इसको पीटा हुआ है, और ब्रॉक लेसनर से भी भड़प चुका था। हाँ, और जो वो है अपना बुकर टी ने बटिस्टा को पेल दिया था। और आपको पता है रेसलिंग का पीछे मैच हुए थे कर्ट एंगल वर्सेस ब्रॉक लेसनर। कर्ट एंगल ने रेसलिंग में उसको, रेसलिंग का मैच था, नॉट फिजिकल वाला, सिंपल ग्रीको रोमन वाला रेसलर था रेस। या कर्ट एंगल तो ग्रेटेस्ट ओलंपिक चैंपियन था भाई। दो ग्रेटेस्ट वन व्हाट इफ है अकॉर्डिंग टू जो रोगन भी इस पे हमेशा बात करते हैं कि एक तो कर्ट एंगल अगर ओलंपिक के बाद ना फौरन से UFC में आ जाता है, तो ये चीज होती। सेकेंडली ब्रॉक लेसनर आफ्टर NCAA वो WWE की बजाय वो UFC चला जाता। तो पता नहीं क्या होता समझ नहीं आता। ब्रॉक तो फिर भी UFC में भी बहुत अचीव कर लिया। अबे नहीं यार, एक वो भी होता है ना, वो जब लेट मिड 30s था तब उसने डेब्यू किया ना यार, लेट किया। वैसे ब्रॉक लेसनर तो देखा जाए हर चीज में अचीव किया है, लेकिन अब वो है कि ब्रॉक लेसनर की लास्ट फाइट में ये भी तो था, वो स्टेरॉइड्स का पॉजिटिव आ गया था। वो तो आया था, लेकिन जब चैंपियन बना था तब थोड़ी स्टेरॉइड्स नहीं था। UFC 200 और उसको डायबिटिस ने हराया था। एग्जैक्टली, वो दो फाइटें उसकी वजह से हारा था वो। हां, UFC 200। तो ये है सारी। तो बस यही बात है कि अगर सेथ रॉलिंस और इनका मैच हो जाता है तो मुझे सीएम पंक का एक्सपीरियंस, देखो ट्रेनिंग तो की हुई है ना ऑक्टागन, ब्लू बेल्ट है उसने, ऑक्टागन की है और UFC में लड़ा हुआ भी है, तो एज तो उसी को लोग उसकी लेते हैं। बट आई वुड बिलीव कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ गट्स टू फाइट अ UFC फाइटर इफ यू आर नॉट अ MMA फाइटर योरसेल्फ एंड यू आर फाइटिंग इन UFC ट्वाइस, इट्स टेक अ लॉट ऑफ गट्स। नहीं, UFC के अलावा कहीं भी आप फाइट कर रहे हो, मतलब बड़ी बात है। जैसे फिरोज खान ने फाइट की थी, लोग बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम जो थोड़े प्रोफेशनल लोग बैठे थे, हमने कहा यार ये रिंग में उतर गया इतने हजार लोगों के सामने, ये इसी में फाइट जीत गया, कि मतलब ये रिंग में तो एटलीस्ट उतरा बहुत। तो ये रिंग में उतरना ही बड़ी मजे की बात है कि उसने एक अभी शो भी किया था, एक ड्रामा भी किया था अखाड़ो, जिसमें उसने MMA की ट्रेनिंग वगैरह की थी। उसके बाद वो बॉक्सिंग रिंग में भी उतरा। तो भाई आप एक एक्टर अपना चेहरा बचाता है और वो अपने चेहरे को ही पिटवाने चला गया। मुझे इससे याद आया तुम्हारी बात से, एक्टर वाली बात से, ये जो आपका टॉम हार्डी है, जब ये वॉरियर मूवी की शूट उसने की थी, इतना उसको प्यार आ गया था पूरी फाइटिंग दुनिया से कि वो इज नाउ अ ब्लैक बेल्ट इन BJJ। या टॉम हार्डी, रियल लाइफ ब्लैक बेल्ट जीत चुका है वो। टॉम हार्डी की एक और एक्चुअली फिल्म थी जिसमें वो एक प्रिजनर बना था, मैं उस फिल्म का नाम आपको बताऊंगा, बड़ी जबरदस्त। उसमें वो एक्चुअली बॉक्सर था, बॉक्सर बन के गया था जो प्रिजन में, वो एक्चुअल कहानी पे ब्रिटिश का एक एक्चुअल प्रिजनर था जो, उसकी मैं फिल्म का नाम अगर मुझे मिलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। टॉम हार्डी पहले भी ये कर चुका है। तो टॉम हार्डी ये ऐसी चीज़ है कि इसमें फिटनेस भी है, साथ साथ फिर करिश्मा और हिम्मत भी तो चाहिए, गट्स चाहिए। ये लोग जो रिंग में उतरते हैं, ये लोग अपनी जान हथेली पे लेके उतरते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देना। कॉन्ट्रैक्ट साइन। लास्ट क्वेश्चन देन वी विल वाइंड अप दिस एपिसोड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मीरब वर्सेस ओमाली 2? मीरब यार, मीरब का उसका कोई चांस ही नहीं है ओमाली का उसके सामने यार, इम्पॉसिबल है यार। चांस अरे वो पता नहीं हाथी का इंडोरेंस लेकर आया होता है मीरब, उसका सांस ही नहीं फूलता यार। ओमैली के पास एक ही है, आप ये नहीं कह सकते कि चांस नहीं है। ओमैली इज अ वेरी गुड फाइटर, बट आई वुड डोमिनेट किया उसको पिछली फाइट में, रेसलिंग कर फिर उनके कैंप से भी आ गया, वो इंजर्ड था। बस यही बात है कि आप क्वेश्चन सारे आंसर हो रहे हैं। इंजर्ड हो भी, वो जिस तरह उसको ट्रिप कर रहा था, जब बच्चे नहीं थे, मतलब आप ब्लैक बेल्ट और व्हाइट बेल्ट आता है, उससे उस्मान को नहीं छोड़ा यार, उस्मान तो उमर को नहीं छोड़ा, उस्मान तो भी आएगा डेब्यू करने।
मतलब उसके आप देखें जिस तरह ओमेली को उठा उठा के फेंक रहा था, ट्रिप कर रहा था, बुली कर रहा था, एक होता है ना मतलब रेसलिंग। वैसे उमर भी बहुत अच्छा लड़ा उस फाइट में, वो कहते हैं उसका हाथ टूट गया था जो भी कह रहे थे, लेकिन वो तो बट वो क्या फाइट थी यार, मैंने ऐसी फाइट बहुत सालों में देखी है। लेकिन आप देखो कि बड़ा ढीठ है मेरा डेढ़, और पता है उसने कोई 22 टेक डाउन किए और उमर ने भी कोई 21 टेक डाउन को डिफेंड किए है। पता नहीं क्या लेवल की फाइट थी, रिकॉर्ड तोड़ चुका है ना ये मोस्ट टेक डाउन। हाँ, उस एक फाइट में उसने 22 टेक डाउन किए, 21 टेक डाउन उसने डिफेंड भी किए। क्या फाइट थी वो लेवल की भाई, वो लेवल ही कुछ और था। मगर ये शॉन ओमेली का सिर्फ चांस है कि अगले फर्स्ट 2 राउंड में अगर नॉकआउट कर दिया, वरना नहीं, आई थिंक मीरब इज गोना बी मीरब वाली staying फाइट, in that weight class as champion for a very मीरब एक्चुअली ये फाइट बिल्कुल वही है जो कॉनर वर्सेस खबीब टाइप की थी। ये इनका फाइट जो बिल्कुल जो वो है ना स्टाइल वही ऐसी तरह का। नहीं, मीरब को हराने के लिए ना आपको उसी एरिया से कोई बंदा लाना पड़ेगा कोई। अच्छा भाई, पूरी जो पट्टी है ना कॉकेशस की जो पट्टी है माउंटेन्स की, ये राजस्थान और ये जॉर्जिया, ये पूरे माउंटेन्स है, को सिर्फ एक फाइटर हरा टर्की सकता के है राइट अगर साइड उनकी क्रॉस डिवीजन फाइट हो। वोल्कानस्की नहीं, वोल्कानस्की तो खैर उस्मान, एक और है वो जो उससे जो नीचे डिवीजन का फाइटर है, क्या नाम है उसका? अच्छा पेंटोजा इज अ वेरी गुड फाइटर। लेकिन वही है ना कि पेंटोजा इज बीइंग अनडिफीटेड फॉर सम टाइम, जब से जीते जा रहा है। तो यार यही वजह है, तभी अक्सर जो लोग कहते हैं कि जो स्मॉलर वेट क्लासेस के फाइटर होते हैं ना, बैंटम वेट, फ्लाई वेट, ये कभी भी गोट कन्वर्सेशन में इसलिए नहीं आ पाते बिकॉज एक दफ़ा ये अच्छे हो जाते हैं ना अपनी वेट क्लास में, उनका ओपोनेंट भी उसी साइज का होता है, तो बहुत मुश्किल होता है। तभी डिमिट्रियस जॉनसन को इतना मार्केट नहीं कर पाए आज तक। भाई पेंटोजा ने तो डिमिट्रियस जॉनसन को कह दिया कि मैंने सबको हरा दिया, को कॉल आउट उसको लेकिन करना बात है। सारी है कि वो 40 साल का हो गया, वो अब क्या रिटायर हो चुका है, अब फायदा नहीं है। तो भाई पेंटोजा के पास भी अगर नेक्स्ट टाइटल डिफेंड के बाद फिर चांस मेरा आप ट्रेंड ये देखना, आप ट्रेंड ये देखना, द मोर यू मूव अप द वेट डिवीजन ना, द लेस चांसेस आप डिफेंड कर सको टाइटल, डिफेंड कर सको कंपेयर टू अ लोअर डिवीजन। तो भाई लाइट वेट मीरब डिवीजन जाने इसलिए वाला बड़ी ट्रिकी मीरब सिचुएशन बहुत मुश्किल है, मीरब को हराना मुश्किल है फिलहाल। मे बी शायद वो उस्मान हो या उमर में से कोई एक आके उसको हरा दे, खबीब सही वाली ट्रेनिंग कर दे, ढंटर वंटर मार के उनको, वो चांस है। उसके अलावा बहुत मुश्किल है मीरब का। अच्छा, वोल्कानस्की की नेक्स्ट टाइटल डिफेंस किसके खिलाफ होगी? चलो इस पे एंड करते हैं। आई थिंक नेक्स्ट फाइट उसकी आखिरी होगी। नहीं, उसकी एक नेक्स्ट फाइट जिस फाइटर से है वो उसका कॉन्ट्रैक्ट में कितनी फाइट्स हैं उसकी? कॉन्ट्रैक्ट में तो अभी वो रिटायरमेंट कॉल करता है तो करेगा, कॉन्ट्रैक्ट तो होगा उसका। एल्सेवियर करके है ना एक फाइटर, वो भी अनडिफीटेड है, उसका रिज्यूमे भी सबसे अच्छा है, 19-0 है और उसने सबको हरा दिया तकरीबन। डिएगो लोपेस को भी हराया हुआ था, सिर्फ इलिया से उसका मैच नहीं हुआ, बाकी उसने एल्जेमिन स्टेडलिंग को भी लास्ट मैच हराया था। अब नेक्स्ट उसके साथ मैच होगा अलेक्जेंडर, और वही सिर्फ अलेक्जेंडर वोलोस्की का ही उससे बेहतर रिज्यूम है, तो नेक्स्ट फाइट वो है, वो बहुत कम्पिटिटिव फाइट, और वो मेरे ख्याल से वोल्कानस्की को हरा सकता है, ही इज वेरी गुड, रशियन है वो भी। चले लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सो मच सरमद, थैंक यू सो मच हाजिक फॉर कमिंग फॉर द शो टुडे। इंशाल्लाह दोबारा हम मिलते हैं एक दो हफ्तों में। एक पेपर व्यू कौन सा आने वाला है अभी आखिरी? आई थिंक अभी नेक्स्ट कौन सा आने वाला है अभी? बिलाल मोहम्मद पेपर व्यू तो आने वाले, मगर मेजर फाइट आई थिंक बिलाल मोहम्मद वर्सेस जैक मैकेडेला वाली है 315, बट आई विल कंफर्म टू यू। चले तो दोबारा फिर एक शूट करते हैं उसके बाद। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग टू द शो टुडे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी आज के एपिसोड एमएमए घंटा की। कीप ऑन वाचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच।